नमस्कार एंड हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने पास डिस्कस करने आए हैं जी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 होता है बेटा, जिसे हम सिंपली अकाउंट्स भी बोलते हैं। उसका रिवीजन टेस्ट पेपर दैट इज आरटीपी मई 2021 जो हमारे इंस्टीट्यूट आईसीआई ने रिलीज किया था। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे सुरक्षित हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है। और आज हम इस आरटीपी को डिस्कस करेंगे अपने पास। बेटा आरटीपी के अंदर जो है कुछ यहाँ पर गलतियां भी हुई है बेसिकली, जो अगर मैं बोलूँ कैलकुलेशन एरर्स है कुछ जगहों पे, तो इसीलिए बड़ा जरूरी है हमारे को इस आरटीपी को पूरे का पूरा अपने पास कवर करना। सो इसके साथ आपके पास यहाँ पे पूरा जो आरटीपी है वो एक बार के लिए रिवाइज हो जाएगा, विच विल गिव यू कॉन्फिडेंस जब हम अपने पास एग्जाम में अपीयर करेंगे जी। ठीक है। सो जो हमारे पास रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट बेटा ये देता है, उसके अंदर वो हर चैप्टर से मेनली क्वेश्चन को देता है। और यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को अपने पास सॉल्व करेंगे, हम अपने पास आंसर से देखेंगे। मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उस क्वेश्चन के अंदर उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि एक बार के लिए हमारे पास पूरा क्लैरिटी आ जाए। तो सबसे पहला जो आपके पास है क्वेश्चन दैट इज अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स। तो एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो जब भी ट्रू एंड फॉल्स आता है, ये तो वैसे भी पेपर के अंदर कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में भी आता है। जो पहला क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, उसके अंदर 12 नंबर का बेटा ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड रहता है। ठीक है। तो जिसमें 6 ट्रू फॉल्स आ रहे होते हैं, 2-2 नंबर के, हमें रीजन हमेशा लिखने होते हैं। यहाँ पर आपके पास काफी है ट्रू फॉल्स। तो पहला आपके पास क्या आ रहा है जो है, गौरी ने गुड्स खरीदे वर्थ 75,800 के 5% रेट डिस्काउंट पे एंड शी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश। तो आधा अमाउंट कैश में दिया। जो अमाउंट परचेज बुक में दिख रहा है वो 36,005 दिख रहा है। तो बेटा इसमें दो चीजें कवर हो रही है। पहला कि ट्रेड डिस्काउंट जो है क्या वो किताबों में रिकॉर्ड होता है? आंसर इज नो। हम जो अपनी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं किताबों में, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट करते हैं। और दूसरी चीज है, जो परचेज बुक में अमाउंट जाता है ना बेटा, वो क्रेडिट परचेज का जाता है, कैश का नहीं जाता। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर में देखूं तो 75,800 में से, वैसे अगर मैं देख लूं 75,800 में से मैं 5% माइनस कर दूंगा, बनेगा 72010। और उसका आधा ही जाएगा बेसिकली परचेज बुक में, क्योंकि आधा तो आपके पास कैश वाले में चला जाएगा, तो वो तो कैश परचेज है। तो क्रेडिट परचेज कितनी हुई? 36,005। तो बिल्कुल सही आ रहा है। और एक कैलकुलेशन भी आपके पास मैंने लिखी हुई है, 75,800 माइनस 5% करके इतना बना। तो ट्रू हो गया बेटा ये आंसर। बिल्कुल ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट किया जाता है टोटल वैल्यू से। अमाउंट पेड इन कैश इंक्लूड्स कैश परचेज एंड ओनली क्रेडिट परचेज ही दिखाई जाती है परचेज में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी आपके लिए कर रखा है। ठीक है। देन सेकंड है, ऑल दी पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन द पीएनएल अकाउंट। तो बेटा गलत हो गई ये स्टेटमेंट, तो क्योंकि पर्सनल और रियल अकाउंट्स तो मेनली बैलेंस शीट में आते हैं, पीएनएल के अंदर तो बेटा आपके पास आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एब्सोल्युटली। तो फॉल्स, ऑल द रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट बेसिकली पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। नॉमिनल अकाउंट्स आपके पीएनएल में आ रहे होते हैं। ठीक है ना। देन नेक्स्ट है, अमाउंट स्पेंट ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ अ वोन आउट पार्ट ऑफ द मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा अगर आपने कोई मशीनरी वगैरह का कोई पुराना पार्ट जो खराब हो गया उसे अगर रिप्लेस करा रहे तो वो रेवेन्यू खर्चा होता है, बिकॉज उससे कोई उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही। जब तक वो नहीं लिखता कि उससे इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ रही है, तब तक वो रेवेन्यू खर्चा ही है। ठीक है ना। सो दिस इज द रेवेन्यू खर्चा आपके पास। तो ये फॉल्स हो गया। तो अमाउंट स्पेंड जो हो रहा है वो एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि वो मेंटेनेंस कॉस्ट का ही पार्ट है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट आ रहा है, वेन क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट करी जा रही है तो नेट इनकम उस साल के अंडरस्टेट हो जाएगी। बिल्कुल गलत होगी बेटा बात, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप बढ़ा रहे हो, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक आपने 1 लाख दिखाना था, उसकी बजाय 1,20,000 दिखाया, तो 20,000 से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने से बेटा जीपी भी ज्यादा हो जाएगा और एनपी भी ज्यादा हो जाएगा। तो इनकम बढ़ जाएगी, ना कि अंडरस्टेट होगी। ओपनिंग से इनवर्स रिलेशन आता है, क्लोजिंग से बेटा डायरेक्ट रिलेशन आपके पास आता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। तो फॉल्स, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट होगा तो नेट इनकम भी क्या हो जाएगी? ओवरस्टेट हो जाती है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है, एडिशनल कमीशन जो कंसाइनी को दी जाती है, हु एग्री टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। नहीं जी, ओवरराइडिंग तो होती है एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए, एक प्राइस से ज्यादा देने में। ये वाली तो बेटा इसे कहते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन, जो बैड डेट का रिस्क पास ऑन करने के लिए दी जाती है कंसाइनी को। तो फॉल्स हो गया। तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट एंड देयरफॉर कैन नॉट वैल्यूड। नहीं बेटा, गुडविल है इंटेंजिबल, कैनॉट बी सीन एंड टच बेसिकली, बट इसकी वैल्यू लगाई जा सकती है अलग अलग मेथड्स के थ्रू, हम पार्टनरशिप वगैरह में भी सीखते हैं। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट आपके पास होगी फॉल्स होगी, इसे वैल्यू किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ दी मनी जी। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इज पेबल बाय कंपनी टू द शेयर होल्डर। नहीं बेटा, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट जो होता है वो कंपनी शेयर होल्डर को देते हैं, कॉल्स इन एरियर का तो बेटा शेयर होल्डर कंपनी को देते हैं। हम चार्ज करते हैं क्योंकि डिफॉल्ट करा शेयर होल्डर ने, लेट पे करने की बात करें तो हम उसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर पेबल बाय शेयर होल्डर टू द कंपनी। ठीक है ना। देन
आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो प्रीवियस ईयर की है उसे शो किया जाता है एज लायबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट। बेटा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है वो इस साल की अंत वाली बैलेंस शीट में दिखता है क्या? नहीं, वो तो इस साल पे होगी, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में आ रही होगी। बेसिकली वो पिछले साल की में लायबिलिटी साइड पे आ रही होगी, इस साल तो नहीं आ रही होगी। इस साल तो इस साल के अंत में जितनी आउटस्टैंडिंग पड़ी है वो आ रही होगी। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट फॉल्स है। ये करंट लायबिलिटी किसमें थी? ओपनिंग बैलेंस शीट में होती है, ठीक है ना। देन डिबेंचर होल्डर्स एंजॉय द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। नहीं बेटा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स तो हमारे आउटसाइडर्स है, क्रेडिटर्स है, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो डिबेंचर होल्डर डज नॉट एंजॉय वोटिंग राइट, तो वो क्रेडिटर ही होता है। स्टेटमेंट अगेन बिकम्स फॉल्स। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन थे। देन अगला थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो थ्योरी वाले टॉपिक है उससे रिलेटेड आ रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। बेटा जरूरी नहीं है कि अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आए तो आपको बेसिकली अपने पास जो टेबल बना के करना है, बेसिस वगैरह करते हुए आपको, ऐसा नहीं है। कॉलम फॉर्म में बनाए, आप अपने पास स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा सकते हैं। बेसिकली आप इंडिविजुअली दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि हम अपनी किताब में बेटा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम मनी टर्म्स में देख सकते हैं। बेसिकली वही आपके पास होता है, इवन दो मनी इज नॉट अ स्टेबल स्केल चाहे। और मैचिंग होता है कि जो भी इनकम को कमाने के लिए हमने खर्चा किया है बेसिकली वो सारे खर्चे आपके पास डाले जाते हैं टू मैच द आपके पास रेवेन्यू। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट only those transactions which can be recorded in terms of money are recorded। सिर्फ उन्हें दिखाया जाता है। मैं पूरा पढ़ देता हूँ। since money is the medium of exchange and standard of economic value, this concept requires that those transactions alone that are capable of being measured in terms of money only to be recorded in books। जिन ट्रांजेक्शंस को हम मॉनेटरी टर्म्स में लेके आ सकते हैं उसे ही कर सकते हैं। आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, वो आएगा परचेज है, सेल है, क्रेडिटर। बट एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, दो एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हो गया, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उन्हें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड। और मैचिंग क्या है? ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया गया देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्न दैट रेवेन्यू शुड आल्सो बी रिकॉग्नाइज। तो जो आपके पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी आपने खर्चा बेसिकली इंकर करा उस खर्चे को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है ना। तो वो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है जी। बेसिकली मैचिंग एक्रूअल वगैरह इन्हीं की वजह से आपके पास बेटा बनते हुए आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह अगर हम देखें, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है बिकॉज ऑफ द मैचिंग, वो चीजें है। देन बी पार्ट है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मटेरियल इफेक्ट हो सकता है ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बिल्कुल बेटा, जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो मटेरियल इफेक्ट आ सकता है। मटेरियल का मतलब सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ सकता है विच कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स। एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मान लीजिए आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करने का जो बेटा तरीका है वो चेंज कर दिया। पहले आप मान लीजिए फीफो यूज कर रहे थे, अब आप वेटेड एवरेज पे चले गए या वेटेड एवरेज से फीफो पे चले गए, तो ऑब्वियसली उसका फिर इफेक्ट आ सकता है बिकॉज उससे वैल्यूएशन में फर्क पड़ेगा एंड वैल्यूएशन में फर्क पड़ने से प्रॉफिट में फर्क पड़ जाएगा। तो वो चीज है यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मेजर मटेरियल इफेक्ट, एग्जांपल कॉस्ट फॉर्मूला यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो अनलेस द इफेक्ट इज क्वांटिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट हेल्प द यूजर। तो हमें उसको क्वांटिफाई करना पड़ता है। अगर हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, यही हमें कहा जाता है। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो कहा जाता है कि फैक्ट डिस्क्लोज कर दो। अगर क्वांटिफिकेशन आप कर ही नहीं सकते भाई उससे इंपैक्ट कितना पड़ेगा इन अमाउंट टर्म्स, तो एटलीस्ट फैक्ट डिस्क्लोज कर दो, वरना हमें क्वांटिफाई करना पड़ता है अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज किया है बेटा, ठीक है ना। तो ये आपके पास पार्ट हो गया था, ये थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन थे कुछ। दिन आ रहा है जर्नल एंट्री से रिलेटेड। मैंने यहाँ साइड में बेटा लिखा हुआ है क्योंकि अब मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहता है स्टूडेंट्स को, उसके अंदर क्या है, क्लास क्वेश्चन की सेगमेंट होती है प्रैक्टिस की। तो वो इफेक्टिवली मैंने मेंशन कर दिया कि क्लास क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है अपने पास, तो उसके सिमिलर ही है बिल्कुल यहाँ पे भी आरटीबी में। और बहुत कम क्वेश्चन में हमें नए पॉइंट्स मिलेंगे, बट ऑब्वियसली कुछ कुछ क्वेश्चन में न्यू पॉइंट्स भी आएंगे जैसे मैंने कहा आपको, तो वो भी हमने कवर करने यहाँ पे। और कुछ जो एरर्स हैं वो भी साथ साथ मैं ठीक करवाता जाऊंगा। सबसे पहले आपका जनरल एंट्री से रिलेटेड आ रहा है। एम्प्लॉइज ने स्टॉक लिया वर्थ 25,000 जिनकी कॉस्ट 22,500 ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरीज इन द सब्सिक्वेंट मंथ। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी? सिंपल एंट्री बेटा, खर्चा बुक करना है सैलरीज का, स्टॉक कम कर देना, तो सैलरीज टू परचेजेस आपके पास आ जाएगा। और ये कितने से आएगा बेटा? जो उसकी कॉस्ट है बेसिकली, तो सैलरीज खर्चा डेबिट हो गया टू परचेज अकाउंट 22,500। यहाँ इन द फॉर्मेट में हमेशा बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली, वैसे तो लेजर फोलियो का कॉलम भी बनना चाहिए था जो यहाँ पे नहीं बनाया हुआ। सो आप अपने पास एग्जाम में अपने पास जरूर बनाए बेटा लेजर फोलियो का कॉलम, उसमें आता कुछ नहीं बट आपके पास बनना जरूर चाहिए। सैलरीज टू परचेज एंट्री आगे 22,500 जितने की कॉस्ट है। वेजेस पे करी फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 16,000। तो बेटा
अब मशीनरी के रिस्पेक्ट में जब तक रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक का सारा खर्चा क्या किया जाता है, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज किया जाता है। तो एंट्री क्या है, वेजेस, मशीनरी की इरेक्शन अभी हो रही है, जो इंस्टॉलेशन हो रही है, उस समय जो भी खर्चा है वो मशीनरी में ऐड होगा, तो एंट्री बन जाएगी मशीनरी टू कैश बेसिकली या बैंक। तो 16,000 मशीनरी टू कैश। नरेशन हमने बड़ी क्लियरली लिखी हुई है कि यहाँ पे वेजेस पे करी इरेक्शन के लिए। देन इनकम टैक्स लायबिलिटी प्रोप्राइटर की पे करी आउट ऑफ पेटी कैश। तो बेटा आप प्रोप्राइटर की इनकम टैक्स लायबिलिटी इज अ पर्सनल एक्सपेंस, तो वो ड्राइंग्स हो गया एक तरीके से, वो ड्राइंग्स हो गया, तो उससे बेसिकली कैपिटल कम हो जानी है। तो हमारी एंट्री क्या बन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, ड्राइंग्स टू पेटी कैश। आप कैपिटल वर्ड भी यूज कर सकते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि ड्राइंग्स में भी कहाँ जाना होता है, कैपिटल से कम ही होना होता है, तो ड्राइंग्स टू पेटी कैश आ गया, ठीक है। एंड लास्ट है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, उसने अलाउ करा 10% बेटा ट्रेड डिस्काउंट, 500 का कैश डिस्काउंट भी अलाउ किया फॉर क्विक पेमेंट। तो बेटा 20,000 तो लिस्ट प्राइस है, 10% रेट डिस्काउंट क्या, उसे तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो परचेज अकाउंट में कितना जाएगा 20 माइनस 10% 18,000। 500 का तो कैश डिस्काउंट है, उसे रिकॉर्ड करते हुए डिस्काउंट रिसीव में चला जाता है, बाकी पेमेंट कर दी हमने। तो एंट्री क्या बन गई, परचेज में बेटा आ जाएगा 18,000, तो परचेज अकाउंट में आ गया 18,000, 20,000 माइनस 10%, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव जो कि इनकम होगी हमारी। तो ट्रेड डिस्काउंट जो नेगोशिएशन का डिस्काउंट है, कभी किताब में रिकॉर्ड नहीं किया नहीं जाता, हम हमेशा जो एंट्रीज डालते हैं वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देन आपके पास अगला आ रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, दिस इज ऑन द बेस ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेना है, आपको कुछ खर्चे बताएगा और बोलेगा बताओ भाई कैपिटल है कि रेवेन्यू। हमें बेसिकली ये देखना होता है क्या कोई नया फिक्स एसेट खरीद रहे हो या बना रहे हो, या किसी अगर फिक्स एसेट में पहले में ही हो रही है तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट हो रही हो तो वो कैपिटल खर्चा है, ठीक है ना। अदरवाइज मेंटेनेंस के लिए होता है तो वो रेवेन्यू खर्चा, जिससे कोई बेसिकली फिक्स एसेट आपका क्रिएट नहीं हो रहा है जिसके आपके पास यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो क्लासिफाई करने को कह रहा है इनॉग्रेशन खर्चा, एक नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। बेटा इनॉग्रेशन का जो खर्चा है, जो इनॉग्रेशन हो रही है, आपने किसी चीफ गेस्ट वगैरह को बुलाया, वो जो भी खर्चा कर रहे हैं आपके, बेसिकली मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह तो बन गई ना बेटा, फैक्ट्री को बनाने का खर्चा कैपिटलाइज हो रहा होगा। बट अगर मैं सिंपली बात करूं इनॉग्रेशन में जो खर्चा किया, उस समय आपने दावत दी, पूरी लोगों को बुलाया, चीफ गेस्ट आया, उस समय आपने सारा खर्चा किया, बेटा वो खर्चा उसको बनाने से रिलेटेड नहीं है, तो वो खर्चा आपका जो है कैपिटलाइज नहीं होगा, वो रेवेन्यू खर्चा। तो आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वाला आपका, बिल्कुल ही बिल्कुल आपका, दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। देन इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ये तो नया आपने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बोला, तो हम ऑब्वियसली यही मानते हैं भाई सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट समथिंग कि आपने जो चीज बनाई है इंस्टॉल करी है वो एक तरीके की मशीनरी वाली जो चीज आ रही है उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कैपिटल ही है आपके पास, इंस्टॉल किया उसे, तो ऑब्वियसली इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जी, ठीक है ना। देन रीपेंटिंग करी डिलीवरी वैन की, बेटा रीपेंटिंग करी जा रही है तो वो आपके पास रेवेन्यू खर्चा ही हो गया, क्योंकि वो आपने दोबारा से पेंटिंग किया, वो तो रेवेन्यू या मेंटेनेंस का खर्चा है, ठीक है ना। हमने सिर्फ ये सीखा होता है कॉन्सेप्ट में, अगर आपने कोई पुराना एसेट खरीदा, ओल्ड एसेट, उस पर कोई रिपेयर का रीपेंटिंग का खर्चा किया, उसको आपने ठीक कराया, वो कैपिटलाइज किया जाएगा, क्योंकि उसके बिना वो एसेट में इस्तेमाल करने लायक नहीं होगा। पर आपने नया एसेट है, अब वो खराब हो गया थोड़ा सा, उसको रिपेयर करा रहे हो, मेंटेनेंस का खर्चा, रीपेंटिंग करा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तो रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है ना। देन प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर अ न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट, तो बेटा वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट जो है हमारा बना हुआ, उसमें ड्रेनेज का देने से ही वो इफेक्टिवली यूज हो पाएगा, वो उसी का पार्ट हो गया, उसी का पार्ट हो गया वो, इट इज नॉट समथिंग की रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा रेवेन्यू है, वो वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट अपने आप में कैपिटलाइज हो रहा है, तो आपके पास वो ड्रेनेज वाला खर्चा आपके पास क्या हो गया, कैपिटलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे वो कैपिटलाइज आपके पास हो जाएगा कैपिटल खर्चा। देन लीगल फीस ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, तो लैंड की जो बेस कॉस्ट है उसके अंदर बेटा रजिस्ट्री का खर्चा, लीगल फीस वगैरह वो सारे उसमें कैपिटलाइज किए जाएंगे, तो कैपिटल खर्चा ही आपके पास है बिल्कुल, जो भी उस एसेट से रिलेटेड आपके सारे डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल वो कैपिटलाइज किया जाता है, ठीक है। देन कैरेज कॉस्ट ऑन रिप्लेसमेंट पार्ट फॉर अ पीस ऑफ मशीनरी, कैरेज का खर्चा जो पार्ट रिप्लेस किया मशीनरी का, तो पहली बात तो ये आ गई, क्या जो पार्ट रिप्लेस किया वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है। अभी हमने ट्रू फॉल्स में भी किया था बेटा, वो खर्चा तो रेवेन्यू है, अनटिल अनलेस कि उससे मशीनरी में इंप्रूवमेंट आ रही हो, जब तक नहीं बोलेगा एफिशिएंसी बढ़ रही है, वो रेवेन्यू खर्चा है, वो रिपेयर मेंटेनेंस है, एक तरीके से पार्ट जो अपने पास लगा रहे हो आप मशीनरी के अंदर, एक पार्ट खराब हो गया आपने नया पार्ट लगाया, अब उस केस के अंदर जब वो आपके पास रेवेन्यू है समझिए, तो उसका कैरेज का खर्चा भी तो रेवेन्यू हो गया ना। जब पार्ट ने कैपिटलाइज नहीं हो रहा तो कैरेज का खर्चा कैसे हो जाएगा बेटा, अगर पार्ट ने कैपिटलाइज होना होता तो उसके कैरेज का खर्चा कैपिटलाइज होता, तो यहाँ पे रेवेन्यू खर्चा हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज योर
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमने बात करी कैपिटल रेवेन्यू खर्चों की। देन अगला क्वेश्चन है बेटा रिलेटेड टू ट्रिपल कॉलम कैश बुक, आसान सा क्वेश्चन है। जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने का मतलब कि आपका डिस्काउंट कैश बैंक वाले कॉलम्स आ जाते हैं और हमें बैलेंस बताना है बेसिकली स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ का। तो एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ते जाते हैं और अपने पास टिक करते जाएंगे आंसर। सबसे पहले ओपनिंग में 1 सितंबर को ओपनिंग बेटा कैश और बैंक का बैलेंस दे रहा है 6000 और 24000। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा बेटा, जहां पर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैश का और बैंक का, ठीक है ना। ये आपके पास पता चल जाएगा कि हमारा कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है। बैंक का बेटा ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैश का तो नेगेटिव नहीं हो सकता, पर बैंक का हो सकता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा होता। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है। देन बैंक में डिपॉजिट कराए बेटा 2000 रुपीज, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो एंट्री बन जाती है बैंक टू कैश बेसिकली। तो आपके पास जो है यहाँ पे बाय बैंक यहाँ पे लिख दिया गया, कैश कम हो गया और यहाँ पे आपका टू कैश आ गया 2000। और लॉजिकली वही चीज है, फिर से लेजर फोलियो का बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास कॉलम बन जाते हैं, जर्नल फोलियो का यहाँ बनता है लेजर है, तो यहाँ पे हम अपने पास उसे कॉन्ट्रा करके अपने पास सी मेंशन कर देते हैं, अपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दें सी रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रा एंट्री। दैट मीन्स कि इसका इफेक्ट यहीं पे है, इसका आगे जाके कहीं और नहीं आएगा, मतलब इसके दोनों इफेक्ट यहीं आ गए, क्योंकि यहीं पे एक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट हो गया, तो इसका इफेक्ट यहीं पे रह गया, ठीक है। देन फर्नीचर खरीदा और चेक इशू किया, तो एंट्री क्या आ गई बेटा, फर्नीचर टू बैंक, क्योंकि चेक इशू किया तो बाय फर्नीचर आ जाएगा इन द बैंक कॉलम। तो आपके बाय फर्नीचर आ गया 5 सितंबर को 3000 से, ठीक है ना। तो ये एंट्री भी आपके पास हो जाती है। देन नेक्स्ट देखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने के 1000 के, तो ये क्या हो गया परचेजेस टू कैश बेटा 1000, तो बाय परचेज आ जाएगा इन द कैश कॉलम में आ गया, ये कैश कॉलम में आ रहा है जो मिडिल वाला, दैट इज द कैश कॉलम। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 1960, उसे डिस्काउंट अलाउ किया 40 का, तो बेटा एंट्री बन रही है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश डिस्काउंट टू मोहन। यहाँ पे गलती से जो आंसर था वहां पे बेटा सपना लिखा हुआ था, तो आपका ठीक हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड कॉलम में 40 आ गया और कैश वाले कॉलम में 1960 आ गया, वो ठीक करके आप अपने पास भी बेसिकली ध्यान रखिए कि वो मोहन आपके पास आने, मैंने वो ठीक करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो मोहन आपके पास आएगा। देन कैश सेल्स करी तो इसकी सिंपल एंट्री होती है बेटा कैश टू सेल्स, तो यही वो आ जाएगा, तो दैट विल बी कैश टू सेल्स 10,000 जी, ठीक है ना। यहाँ तक हमारे को क्लियर हो रहा है। फिर अगला है पेड टू अमर बाय चेक, डिस्काउंट मिला, तो एंट्री होगी बेटा अमर टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में भी आ जाएगा 100 और बैंक में आ जाएगा बेटा 2900 बाय अमर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सितंबर 16 बेसिकली वो एंट्री की डेट होगी। पेड इनटू बैंक 1000, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, दैट विल बी बैंक टू कैश विद अमाउंट ऑफ 1000, तो 1000 यहाँ पे आ गया बाय बैंक, कैश कम हो गया और यहाँ पे टू कैश आ गया, बैंक कॉलम का बैलेंस बढ़ गया 1000, ठीक है। फिर आपके पास अगला आ रहा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, बेसिकली दिस इज द ड्राइंग, प्राइवेट मतलब पर्सनल खर्चों के लिए निकाला बैंक से, तो एंट्री इज ड्राइंग्स टू बैंक एंड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। ऑफिस के खर्चों के लिए निकाला होता है वो होता है कैश टू बैंक, इधर ड्राइंग्स टू बैंक है बेटा, तो बाय ड्राइंग्स आ जाएगा 1200 रुपए, इट इज नॉट एट ऑल अ कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है ना। देन रिसीव चेक फ्रॉम पारुल अलाउड हिम डिस्काउंट, चेक मिला बेटा पारुल से और यहाँ देखिए 24 को चेक मिल रहा है, 26 को कह रहा है चेक डिपॉजिट कराया बैंक में। तो यहाँ पे एक्चुअली में दो अप्रोचेज होती है करने की, एक होते है बेटा जिस दिन चेक मिला हम उसे चेक इन हैंड में यूज कर लेते और जब डिपॉजिट कराते तो एंट्री डाल देते बैंक टू चेक इन हैंड। हमारे पास इंस्टीट्यूट, जब मैं अपने पास लेक्चर्स में भी कराता हूँ आपको बताता हूँ, तो मैं तब भी बताता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे उसे जिस दिन मिल रहा है उसे चेक इन हैंड की बजाय कैश में ले लेता है, तो एंट्री डल जाती है बेसिकली कैश टू क्रेडिटर, बेसिकली कैश टू कस्टमर आपके पास आ गया यहाँ पे कि चेक पारुल से मिला तो कैश टू पारुल हो गया, डिस्काउंट तो आ ही जाएगा, तो कैश डिस्काउंट टू पारुल, और जिस दिन डिपॉजिट कराया उस दिन कॉन्ट्रा एंट्री डल गई बैंक टू कैश। वैसे हम चेक इन हैंड वाली अप्रोच से भी कर सकते हो, उस केस में फिर कैश बुक में बेसिकली नहीं दिखेगा जिस दिन चेक मिला, ठीक है ना, पर हम यहाँ पे कैश के थ्रू ले लेते हैं तो वो आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर उसको नीचे लिखा हुआ भी है उन्होंने, जब चेक प्रॉम्प्टली डिपॉजिट नहीं कराया जा रहा, फर्स्ट इट इज एंटर्ड इन द कैश कॉलम एंड सब्सिक्वेंटली डिपॉजिट के समय बैंक डेबिट होता है कैश क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनी, जब पैरोल से मिला चेक बेटा तो डिस्काउंट में आया और कैश कॉलम में आया, और जब डिपॉजिट कराया तो कॉन्ट्रा एंट्री आ गया आपके पास, कैश कम हो गया, अल्टीमेटली कैश वाला जीरो हो गया और टू कैश करके बैंक का कॉलम बढ़ गया। अगर आप चेक इन हैंड वाला यूज करते तो ऑब्वियसली वो कैश बढ़ता ही ना, तो कैश कम भी ना होता। यहाँ पे आपके पास हमने किसको यूज किया, कैश वाले कॉलम को, तो इसलिए वो कॉन्ट्रा एंट्री डल गई जब डिपॉजिट कराया आपको, ठीक है ना। देन विड्रॉ करा कैश बैंक से फॉर ऑफिस यूज, तो ये ऑफिस यूज के निकाला तो बेटा कॉन्ट्रा एंट्री होगी कैश टू बैंक,
कैश टू बैंक आपके पास आ गया, तो टू बैंक आपका कैश बढ़ गया और बाय कैश यहाँ पे आ गया 4000 आपका बैंक का कम हो गया जी। एंड एक और आपके पास आ रहा है पे किया रेंट चेक से, तो रेंट टू बैंक आ गया बेटा लास्ट डे पे, तो बाय रेंट 1600 रुपये और आपका फाइनली बैलेंस निकल के आ गया ये दोनों का, जो कि अगले महीने उठ के आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा हम कभी भी डिस्काउंट कॉलम को करते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो दोनों अलग अलग अकाउंट है, इट इज नॉट द टू साइड्स ऑफ अ सेम अकाउंट लाइक कैश एंड में, दीज आर वन ऑफ द साइड्स ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट। तो ये इफेक्टिवली डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड में चले जाता है, तो ये आपके पास कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता, इनको कभी भी नहीं करते, सिर्फ टोटल लिखा जाता है। तो ये 80 और 100 जो भी है ये रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में चला जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में 80 चला जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड में 100 चला जाएगा। तो यहाँ पे अब कभी भी इसे बैलेंस नहीं किया जाता, जल्दबाजी में इसे बैलेंस मत कर देना, ठीक है जी। देन आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा अबाउट दी, कह रहे राइट आउट दी जनरल हिंट्स टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन से आ रहा है और लिख रहा है सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करिए। जब हम चैप्टर को करते हैं बेटा तो हमारे पास तीन स्टेजेस पे रेक्टिफिकेशन आते हैं। एक होती है ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले, तो वहां पे हम बोलते हैं डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन करिए, वहां पे ना सस्पेंस यूज नहीं होता। अगर किसी अकाउंट में डेबिट नहीं किया तो हम बोलते हैं भाई सीधा डेबिट कर दो, क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर दो, वहां पे सस्पेंस। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है और आपके फाइनल अकाउंट नहीं बने, बेसिकली हम उस केस में सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं उन ट्रांजेक्शन के लिए जो एक अकाउंट को फर्क डाल रही होती है, ठीक है, तो वहां सस्पेंस आता है। और अगर अगले साल जाके गलती को ठीक करते हैं तो उससे फर्क ये हो जाता है कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं बेसिकली जो ट्रेडिंग पीरियड में जाते हैं उनकी जगह हम पीएल एडजस्टमेंट यूज कर लेते हैं, बिकॉज दैट इंपैक्ट्स द प्रॉफिट। और सस्पेंस अगर आ रहा है तो वो तो आ ही रहा होगा आपके पास, ठीक है ना। तो अब सिंपल अगर कह रहा है तो ये आपका सेकंड वाला आ गया एक तरीके से, क्योंकि अगले साल वाला हमेशा क्वेश्चन बताता है और पहले वाला भी क्वेश्चन आपको मेंशन करता है, तो उसने लिख ही दिया भाई सस्पेंस को यूज करना। तो ये आपके पास जो एक तरीके से हो गया भाई ट्रायल बैलेंस आके बनने के बाद पर फाइनल अकाउंट से पहले वाला केस हो गया। तो पहला केस है गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 5000 रिटर्न करे मिस्टर शर्मा ने, वो एंटर हो गए गलती से सेल्स बुक में एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट। तो पहले सोचिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री डालने से पहले सोचना होता है क्या किया। तो बेटा जब रिटर्न करे शर्मा जी ने, जो हमने उनको बेचे होंगे गुड्स तो उन्होंने रिटर्न कर दिए, तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न टू शर्मा, सेल्स रिटर्न टू शर्मा जी। हमने गलती से सेल्स बुक में डाल दिया, और सेल्स बुक में डालने से ना वैसे सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, शर्मा जी का भी डेबिट हो जाता, अगर वो ना लिखता तो शर्मा जी भी डेबिट हो जाते। तो हमें डालना चाहिए था सेल्स रिटर्न टू शर्मा, हो जाता शायद शर्मा टू सेल्स, पर उसने बोला कि पार्टी के अकाउंट में तो सही क्रेडिट कर दिया, मतलब पार्टी को क्रेडिट कर दिया। तो हुआ क्या, आपको सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था बेसिकली, वो नहीं किया, उसकी जगह आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया सेल्स बुक में डालने की वजह से, शर्मा जी को क्रेडिट ही कर दिया, तो उन्हें तो क्रेडिट ही करना था। तो एंट्री क्या होगी सेल्स रिटर्न सेल्स टू सस्पेंस, बिकॉज आपके पास यहां पर जो गलती आ रही है वो ठीक इसी चीज से होगी, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 5000 5000 10,000। शर्मा जी बेटा तब आते, मैं सही में बताऊं तब आते, कई बार बच्चों का जब बेटा वो ये ना लिखता पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। अगर वो सिंपली बोलता ना सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स बुक में चलेगी, तो ऑब्वियसली सेल्स बुक में जाने से शर्मा जी भी डेबिट हो जाते ना। यहां उसने लिखा शर्मा जी को तो क्रेडिट ही कर दिया, मतलब गलती करी पर एक चीज उसमें ठीक हो गई। तो अब उसमें क्या है, गलत बुक में डालने की वजह से गलत अकाउंट क्रेडिट हो गया, बेसिकली डलना चाहिए था सेल रिटर्न में, तो वो सेल रिटर्न सेल्स टू सस्पेंस हो गया जी, ठीक है। देन है अगला अमाउंट ऑफ 7500 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, ये सेल्स रिटर्न बुक में एंटर करा, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हरी हु रिटर्न द बुक्स। तो एक 7500 है वो एंटर करा सेल रिटर्न बुक्स में, डेबिट कर दिया पोस्ट कर दिया डेबिट ऑफ हरी जिसने वापस किए थे। तो बेटा अल्टीमेटली क्या है, सेल्स रिटर्न बुक में डालने की वजह से सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो ठीक चला गया होगा, अल्टीमेटली क्या हरी को क्रेडिट करना था क्योंकि सेल्स रिटर्न टू हरी है, हरी को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे, डबल से बेटा क्रेडिट करेंगे, तो सस्पेंस टू हरी कर देंगे हम अपने पास, तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू हरी विद डबल अमाउंट। क्यों, क्योंकि हरी को करना क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए दो बार आपका क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वो उससे गलती ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट में ठीक क्या होगा, कोई सेल रिटर्न बुक में तो डली गया ना, उसने वहां तो बात ही नहीं करी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट है सेल ऑफ 20,000 मेड टू मिस्टर अमित was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Mr. Sumit as 2000। तो बेटा एक सेल करी अमित को, वो सेल डे बुक में डाल दी, ठीक है, तो
अमित टू सेल्स की बात हो रही है, तो सेल्स डे बुक में डलने से सेल अकाउंट में ठीक चला गया होगा। लॉजिकली अमित को डेबिट करना चाहिए था 20,000 से, अमित को डेबिट करना था 20 से, हमने सुमित को डेबिट कर दिया 2 से। अमित को डेबिट करना था 20 से, सुमित को डेबिट कर दिया 2 से। तो क्या करेंगे, अमित को डेबिट करेंगे 20 से, जो सुमित को डेबिट किया उसको क्रेडिट करेंगे और बाकी डिफरेंस सस्पेंस में चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 की बजाय 2 से किया ना। तो अमित टू सुमित टू सस्पेंस आ जाएगा बेटा, अमित 20 से डेबिट हो गया, सुमित 2000 से क्रेडिट हो गया, और साथ में आपके पास क्या आ गया, टू सस्पेंस आ गया 18,000। ठीक है जी। उसने ये थोड़ी ना कहा है कि हमने सेल बुक में ही एंट्री 2 से कर दी, फिर शायद सेल्स अकाउंट में ही फर्क पड़ रहा होता। सेल बुक में तो गया तो सेल अकाउंट में ठीक गया, सिर्फ गलती पार्टी के अकाउंट में जाके 2000 से करी, ठीक है ना बात। देन बैड डेट्स एग्रीगेटिंग 15,000 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल लेजर। तो कह रहे जी जो बैड डेट्स है 15,000 के हमने इस साल में राइट ऑफ करे इन द सेल्स लेजर। सेल्स लेजर का मतलब पता है क्या होता है बेटा, यहाँ पे डेटर्स लेजर। डेटर्स का मतलब कस्टमर के अकाउंट्स में तो आपने एंट्री डाल दी, बिकॉज बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट टू कस्टमर, तो कस्टमर के अकाउंट्स में तो राइट ऑफ कर दिया जो भी होंगे ए बी सी डी सारों में, बट एडजस्ट नहीं किया जनरल लेजर में। जनरल लेजर का मतलब है जो दूसरा अकाउंट है बैड डेट अकाउंट, वहां पे नहीं डाला, तो कस्टमर अकाउंट्स में चला गया, जर्नल लेजर में नहीं किया, मतलब बैड डेट अकाउंट में तो एंट्री क्यों नहीं की, बैड डेट टू सस्पेंस जी, बैड डेट टू सस्पेंस 15,000 से बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। देन आ रहा है अगला, टोटल डिस्काउंट अलाउड कॉलम का कैश बुक का 12,500 रुपए पोस्ट नहीं हुआ, तो बेटा टोटल डिस्काउंट अलाउड कॉलम को कहाँ जाता है, डिस्काउंट अकाउंट में जाता है सर। अभी हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन तो कराया, तो वहां से सीधा टोटल उठ के उनके अकाउंट में चला जाता है, वो डालना ही भूल गए टोटल। तो ऑब्वियसली बात है एंट्री क्या होगी बेटा, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस अकाउंट, या आप अकेला डिस्काउंट भी बोल दीजिए, एक ही बात है। और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करा जाता है, तो वो डेबिट होगा बेटा, उसका डेबिट बैलेंस होगा, डिस्काउंट टू सस्पेंस 12,500 जी। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन हो गया। ऑब्वियसली उसने कहा नहीं सस्पेंस अकाउंट बनाने को, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जो डिफरेंस आ रहा होगा मे बी वो डिफरेंस इन फिर ट्रायल बैलेंस के रूप में दिखा दिया जाएगा, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होगा ना, जो यहाँ पे इन एंट्रीज के डलने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक तरीके से मैच हो जाएगा, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा बीआरएस से रिलेटेड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक। जी लिख दिया क्वेश्चन ने, एडजस्टमेंट्स इन कैश बुक करनी, मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक आ गया, मतलब जिन चीजों की गलतियां कैश बुक में करी है, जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी या गलत कर दी, उनको कैश बुक में ठीक करो। और बीआरएस में फिर कौन सी चीजें आती है बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, और अगर गलती बैंक ने करी, फिर तीन ही चीजें सिर्फ बीआरएस में रह जाती है अगर एडजस्टेड कैश बुक का केस आता है। एंड मैंने साथ साथ में जैसे मैंने कहा लिखा हुआ बेटा कौन सा क्लास क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन के सिमिलर है जो मेरे नोट्स में, तो वो सिमिलर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है। अब यहाँ पे हमें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ बेटा डेबिट ही दिया हुआ है 3250, तो वो 3250 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस कैश बुक है, ये एडजस्टेड कैश बुक है बेसिकली, दिस इज योर, इसे हम एडजस्टेड कैश बुक बोल देते हैं। 3250 आगे डेबिट लिखा है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, ठीक है ना। देन चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, ये आपका बीआरएस में जाएगा, तो अभी मैं इसको पेंडिंग रख देता हूँ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये भी बीआरएस में जाएगा, इसे भी एक बार के लिए पेंडिंग रख दे, चाहे मैं आपको आंसर में एक बार के लिए दिखा सकता हूँ, बट ये बीआरएस में दिखेगी चीजें, क्योंकि ये तो जेन्युइन टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है। बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट करे बट रिकॉर्ड नहीं करे कैश बुक में, तो एंट्री क्या डालेगी, बैंक चार्जेस टू बैंक, तो ये हमारे पास एंट्री आ जाएगी, हम रिकॉर्ड करेंगे, तो बाय बैंक चार्जेस आ जाएगा बेटा 12,500, ठीक है ना। देन डिविडेंड डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट करा 125, तो बैंक टू डिविडेंड की एंट्री हो गई, तो ये आपके पास दिख जाएगा बैंक टू डिविडेंड जी, ठीक है। हमें एंट्री डालनी थी तो हमने डाली नहीं थी तो हमने डाल दी। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया एज पर दी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, वो इंटीमेट नहीं हुआ, तो एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, तो हम एंट्री डाल देंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बेसिकली इससे बैंक का बैलेंस हम कम कर लेंगे, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक है तो हम वो एंट्री डाल रहे हैं जो हमने नहीं डाली, या हमने कोई गलती करी, ठीक है। देन कैश सेल्स को रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, तो बेटा एंट्री डालनी थी कैश टू सेल्स, हमने डाल दी बैंक टू सेल्स, हमने बैंक कॉलम में डालने से बैंक टू सेल्स कर दी, तो अब ठीक कैसे करेंगे, कैश टू बैंक 255, तो यहाँ पे बैलेंस बेसिकली कम हो गया आपका 255, क्योंकि हमने इसको बढ़ा दिया था, और बाय कैश टू लिख रहे हैं बिकॉज कैश टू सेल्स डलनी थी, एक एरर की बात होगी और हमने डाल दी बैंक टू सेल्स, तो ठीक कैसे करेंगे, कैश टू बैंक, तो ये आपके पास नीचे लिखा हुआ भी यहाँ पे कैश सेल्स वाली एंट्री डलनी चाहिए थी, ये दिस इज द करेक्ट एंट्री, और हमने बेसिकली जो है रॉन्गली डेबिट टू बैंक कर दिया था, हमने बैंक टू सेल्स डाल दिया, तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, ठीक है जी, तो वो आपकी आ गई कैश टू बैंक, ठीक है बात।
तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट भी हो जाता है। देन अगला है कस्टमर का चेक डिसऑनर करा बैंक ने, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो जब चेक डिसऑनर होता है बेटा, जब चेक मिलता है तो एंट्री आती है, जब उसे डिपॉजिट करते हैं बैंक टू कस्टमर। जब डिसऑनर होता है तो एंट्री होती है कस्टमर टू बैंक या ट्रेड रिसीवेबल टू बैंक, तो वो एंट्री डलनी है 130 से। तो बाय ट्रेड रिसीवेबल बाय कस्टमर आ जाएगा यहाँ पे 130 से, ठीक है ना। कम हो गया बेसिकली आपका कैश बुक का बैलेंस। और अगला रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक, बेटा गलती बैंक ने करी, गलत क्रेडिट दिया। अब आप अपनी किताबों का बैलेंस थोड़ा बढ़ा लेंगे, ये हमेशा किस में दिखेगा, बीआरएस में दिखेगा बेटा। अगर कोई गलती बैंक ने करी है तो हमेशा बीआरएस में दिखेगा, कोई गलती बैंक को जाके ठीक कराई जाएगी। आप नहीं कराओगे तो जिस और दूसरे पर्सन का गलत आपके अकाउंट में डाल दिया होगा तो वो आके ठीक करवा देगा। तो ये थोड़ा ना कि बैंक ने चाहे रॉन्ग डेबिट या रॉन्ग क्रेडिट है तो आप उसकी एंट्री अपनी किताबों में डालोगे, नो, वो हमेशा बीआरएस में दिखेगा। तो तीन चीजें बीआरएस में हमेशा दिखती है बेटा, एक चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और गलती बाय बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास बेटा सही बैलेंस निकल के आ जाएगा 29,61,600, जो कि किसका है, हमारी किताबों में बैंक का सही बैलेंस। और इसके बाद आया बीआरएस, तो बैंक बैलेंस एज पर दी कैश बुक शुरू हुए। इसमें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐड हो जाएगा बेटा, जो वैल्यू दे रखी थी। क्यों ऐड हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो पासबुक तक पहुंचने के लिए ऐड करना पड़ रहा है। फिर रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक आपके पास क्यों ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो कैश बुक का भी बढ़ा दिया। और लास्ट है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से कैश बुक का बढ़ गया था जबकि पासबुक का तो बढ़ा नहीं, तो कैश बुक का ज्यादा है तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और ये पहुंच गए हम बैलेंस एज पर दी पासबुक, तो ये हमारी बीआरएस बन गई, ठीक है जी, ये हमारी बीआरएस बन गई। जो आपके पास हमने चीजें बीआरएस में ही दिखती है उन्हें वहीं दिखाया। एक क्वेश्चन ने और चीज पूछी थी आपसे क्वेश्चन में बेटा कि ये बताइए कितना बैंक बैलेंस दिखाया जाएगा इन द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 20। तो इफेक्टिवली भाई हमारे ट्रायल बैलेंस में, हमारी किताबों में बैंक का कितना बैलेंस होगा, तो वो हमेशा वो होगा जो हमें ठीक लेके आना है, विच इज एज पर द एडजस्टेड कैश बुक। पासबुक का थोड़ा दिखाएंगे किताब में, हमारी किताबों में जो बैलेंस हमेशा किताबों में दिखता है, बैलेंस शीट में दिखेगा, ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, वो हमेशा कौन सा दिखेगा बेटा, जो हमारी गलतियां ठीक करने के बाद है, बेसिकली एडजस्टेड कैश बुक होने के बाद। तो वो बैलेंस हमारे पास आ रहा था बेटा 29,61,600 ऊपर, तो वही हमारा ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा इस साल के अंत में बैंक का बैलेंस। तो वो हमें दिखाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है। ये ना जल्दबाजी में पासबुक वाला दिखा दो बेटा, हमारी किताब में तो हमारा दिखा हमारी गलतियां ठीक करने के बाद, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। देन आपके पास अगला आ रहा है बेटा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाले चैप्टर से रिलेटेड। एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें वेरिफिकेशन जो करी गई बैलेंस शीट डेट के बाद है, तो हमें एडजस्टमेंट्स कुछ करके लाना है उसको। तो क्वेश्चन आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू क्या ज़ेब्रा स्टोर्स ने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे। स्टॉक टेकिंग ईयर एंड की कंप्लीट हुई थी कब तक, 10 अप्रैल तक, तो 10 दिन बाद करी है। और वैल्यूएशन से फिगर निकल के आई 50 to 500 एट कॉस्ट एज ऑन द कंप्लीशन डेट। आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब इस 10 दिनों में ऑफ स्टॉक टेकिंग सेल्स जो हुई थी अगले 10 दिनों में वो कितनी हुई, 20,625। प्रॉफिट मार्जिन 33.33% ऑन कॉस्ट है, दैट मीन्स 1/3 ऑन कॉस्ट है बेटा। 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया हमारा, जीपी रेट 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट मैं 100 नहीं लेता, डेसिमल में जाएगा 300 है, तो प्रॉफिट हमारा 100 है बेटा। तो हम चीज को कितने बेच रहे हैं, 400 में, तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया, 1/4 ऑन सेल हो गया। ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें गुड्स की कॉस्ट चाहिए होगी, तो वो दे रखा है। परचेजेस जो अगले साल करी वो करी 27,000 की एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 27 तो टोटल है एट कॉस्ट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करके डल जाएगा इस पीरियड में गुड्स कुछ ऐड भी हुए थे स्टॉक में, मार्कअप प्राइस सेल्स प्राइस बेसिकली 900 के इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमें अल्टीमेटली निकालने के बेटा 31 मार्च की स्टॉक की वैल्यू, तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी 50 to 500 तो दे ही रखा है जो हमें क्वेश्चन ने बताया हुआ है 50 to 500। इसके अंदर जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट अल्टीमेटली बेटा ऐड हो जानी है, उसकी कॉस्ट ऐड हो जानी है। उसकी सेलिंग वैल्यू दे रखे 20625, ये उसका 1/4 है। इसके अंदर प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं 20625 डिवाइडेड बाय 4 बेसिकली 5156.25, तो उसकी कॉस्ट ऐड होगी। जो परचेजेस थी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वो माइनस होगी क्योंकि उससे ये ज्यादा हुआ है तो कम कर देंगे। और जो सेल रिटर्न है उसकी कॉस्ट माइनस ही कर देंगे। वैसे यहाँ पे अगर कंफ्यूजन आती है आपको सेल रिटर्न में तो बेटा आप क्या करिए, हम अपने पास क्लास में भी सीखते हैं कि 20625 में से पहले सेल रिटर्न माइनस कर दो जो कि थी 900 की, ठीक है ना। 20625 में से सेल रिटर्न कितने की है,
900 की, तो 19725 होता। फिर इसका प्रॉफिट कितना बना 1/4, 4931। तो इसकी कॉस्ट निकल के आ जाती 19725 माइनस 4931, जो कि बना 14794। तो अब इतना ही ऐड कर देते जाए, आप इन दोनों का नेट देखोगे तो यही बनेगा। तो आप चेक कर लीजिए 15469 माइनस 675, 14794 ही आ रहा है। आप नेट करके दिखा दीजिए बेटा। ये यहाँ पे वैसे 225 आना चाहिए था 1/4, अगर वो करके दिखा रहे, बट आप अपने पास क्या करिए, आप अपने पास नेट ही करके दिखा दो ना। सेल्स माइनस सेल रिटर्न, उसमें से प्रॉफिट माइनस किया तो कॉस्ट आ गई उन गुड्स की, वो ऐड कर देनी है, जो खरीदा वो माइनस हो गया। तो ये दो एडजस्टमेंट आपके साथ आ गई, ठीक है ना। देन आगे कह रहा है इसी दौरान में आफ्टर द स्टॉक टेकिंग पता चला कि कुछ ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स है, कुछ खराब स्टॉक पड़ा जिनकी कॉस्ट है 3375, which should be taken at 1575 to ensure disposal to an interested customer। तो बेटा हमारे कुछ गुड्स है जिनकी कॉस्ट है कितनी 3375, उन्हें लेना 1575 पे। हम ये प्रिंसिपल भी तो बोलते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर बेटा, तो हमें लेना 1575 पे, दिख रहे 3375 पे, तो इसके डिफरेंस से कम करना पड़ेगा। या तरीका क्या है, टोटल में से 3375 माइनस कर दो और 1575 ऐड कर दो। अल्टीमेटली हम नेट का जो डिफरेंस है उसे ही माइनस कर दिया, तो यहाँ पे अल्टीमेटली वही आ रहा है 3375 माइनस 1575, 1800 से कम कर दिया। तो यानी कि वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ गुड्स सारा ही कॉस्ट पे दिख रहा है, पर ये खराब स्टॉक है, इसे एनआरवी पे दिखाना है क्योंकि इसके एनआरवी कम है, खराब वाला स्टॉक दिख रहा है, तो इसलिए 1800 से कम कर देंगे तो 1575 पे आ जाएगा, ठीक है ना। देन इसमें एक और पॉइंट है, ड्यू टू हैवी फ्लड्स की वजह से कुछ गुड्स से 4650 को मिले ही सप्लायर से बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। एज अ रिजल्ट कस्टमर ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया और उसकी एनआरवी कितनी है 3750। तो हुआ क्या, हमने कुछ गुड्स मंगाए सप्लायर से और हमने वो आगे देने कस्टमर को, अब हमें ही बेसिकली लेट मिल रहे तो हम आगे कस्टमर को दे नहीं पा रहे और कस्टमर ने तो मना ही कर दिया, तो हमारी तो परचेज में आ गया, हमने तो खरीद लिया पर सेल हुई नहीं बिकॉज कस्टमर ने मना कर दिया। अब वो उनकी एनआरवी कितनी है 3750, जबकि कॉस्ट कितनी है 4650। अगेन महंगे दिख रहे हैं हमें, कॉस्ट ज्यादा है, जबकि एनआरवी कम है, एनआरवी कम है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको लेके आना 3750 पे, दिख रहा है 4650 पे हमारे स्टॉक में, तो 4650 माइनस करो 3750 ऐड कर दो, या सीधा डिफरेंस ही माइनस कर दीजिए तो वो आ जाएगा सही वैल्यू पे। तो अल्टीमेटली क्या जो डिफरेंस है वो माइनस क्या 900 रुपये, तो हमारी सही वैल्यू स्टॉक की निकल के आ जाएगी वो एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है ना। और वो लिखा हुआ भी है 33.33% ऑन कॉस्ट का मतलब 25% ऑन सेल प्राइस, तो 1/3 ऑन कॉस्ट है, जो मैंने समझा इट इज एज गुड एज 1/4 ऑन सेल्स। इसे ऐसा कभी रट्टा मत मारो, हमेशा 100 लेके या यूनिटरी मेथड वाले तरीके से करो तो कभी गलती नहीं होती बेटा, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है इससे। नेक्स्ट आपके पास एक आसान आ रहा है क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डेप्रिसिएशन चैप्टर। यहाँ पे कह रहे हैं मिस रॉक्सी ने खरीदी है न्यू मशीनरी 1 जनवरी 17 को 3,20,000 की, एंड ऑल्सो उसने इंकर किया 80,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे, तो 320 है, 80 का इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, टोटल 4 लाख हो गई। एक और मशीनरी खरीदी 1 जुलाई को बेटा, मतलब 6 महीने बाद 160 की। 1 जुलाई 19 को बेसिकली उसके 2 साल बाद मशीनरी जो सबसे पहले खरीदी थी उसे बेच दिया 250 में। एक और मशीनरी खरीदी और इंस्टॉल करी 30 सितंबर 2019 को 60,000 में, तो 2019 में एक बेची भी पहले वाली और एक और खरीदी। एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस के हिसाब से कंपनी डेप्शन प्रोवाइड कर रही है 10% पर एनम ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। 2020 से अडेप्ट करा WDV मेथड, तो चेंज कर दिया, तो जिस साल से नया मेथड लगाया उस साल से नया लग जाएगा, पहले के साल में पुराना है। एंड चार्ज करी डेप्शन 15% पर एनम। हमें कह रहे हैं मशीनरी अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर 1920, बेटा सारे नहीं मांगे, 1920 मांगा है, तो हमें 19 की ओपनिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मशीनें खरीदी कब है 2017 में, ठीक है ना। कंसिडरिंग बुक्स कब क्लोज होती है 31 दिसंबर को हर साल, तो 31 दिसंबर को ही क्लोज हो रही है जो हमारी बुक्स है, तो इजी है, साल तो कैलेंडर ईयर है। अब हमें 2 सालों के बाद की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद वो ओपनिंग में डलेगा, ठीक है ना। तो हमने जो बेटा मशीनें हैं, जो क्वेश्चन दिया हम अपना वर्किंग नोट देख लेते हैं। हमने मशीन 1 है वो 1 जनवरी 17 को खरीदी है, ये 1 जुलाई 17 को खरीदी। पहले तो इन दोनों की बात करते हैं क्योंकि यही 1 जनवरी 19 तक की वैल्यू पहुंचनी है। 4 लाख की खरीदी है 160 की थी, 320 प्लस 80 करके 4 लाख बना था। इस पे पहले साल 40 पूरा लगा, क्यों पूरा लगा, क्योंकि पूरे साल की लगी 1 जनवरी को थी तो 360 आ गई।
अगले साल भी 40 लगेगी बेटा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 320, और ये वैल्यू किस दिन के 31 नंबर 18, मतलब 1 जनवरी 19। तो यहां तक पहुंच गए। 160 वाले पे 2017 की आधे साल की लगेगी, मतलब 8000, क्योंकि साल के मिडल में। अगले साल की पूरी 16 लगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 136। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो 1 जनवरी 19 की वैल्यू होगी 320 प्लस 136, दैट इज 456। तो ये यहाँ पे आपके पास ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी बेटा 4,56,000। अब हमने इस साल में खरीदी भी है 2 बैंक 30 सितंबर को 60 की, और हमने एक बेची भी है 1 जुलाई को बाय बैंक 250 की। उस पर प्रॉफिट लॉस पे निकालना है, डेप्शन भी आनी है, सारी चीजें आनी है। तो हम डेप्रिसिएशन उसके अलग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उस पर अकेले की 6 महीने की अब आएगी, विच इज 20,000। द रीजन बीइंग, क्योंकि अब उसे 6 महीने इस्तेमाल करा 2019 में। क्या 15% नहीं हो गया था बेटा? 15% तो 2020 से हुआ है, 2019 में तो अभी 10% स्ट्रेट लाइन ही था। तो ये आपके पास 20 बनी इस पर, तो इसकी वैल्यू बनी 3 लाख। 3 लाख वाली को 250 में बेचा तो लॉस आ गया बेटा 50 का। तो ये आ गया। जो पहले से ही चल रही थी 2017 वाली, उस पर तो पूरे साल की 16 ही लगी, तो उसकी 120 ही है। और 60,000 की जो खरीदी उस पर पूरे साल की बेचा बनती थी 6000 पर 3 महीने की कितनी बनी, क्योंकि 30 सितंबर को खरीदे तो वो 1500 आ गई। तो ये टोटल डेप्शन बन गई। आप 20 को चाहे अलग प्रोवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो 20 थी पहले की, और 16,000 और 1500 अलग कर दो या इकट्ठे कर दो। तो 20 प्लस 16 36 प्लस 1500 37,500 डेप्शन आ गई। ये लॉस आ गया, और ये बची हुई 2 मशीनों की वैल्यू है जो कि अगले साल ओपनिंग में आई। ये सीधा ही 15% बन जाएगा बेटा। आप चेक कर सकते हैं 178,500 का 15% विच इज 26,775, वो 15% है सीधा, और वो क्लोजिंग मैच कर गया। ठीक है ना? वो हमने यहाँ पे और नोट में भी दिखा दिया इंडिविजुअली 15-15%, ये इसका 15% है, ये इसका 15% है। बात तो वही होनी है। ठीक है ना? वो आप इंडिविजुअली मत भी दिखाओ, मेन आपके पास देखिए वो वैल्यू निकालना जरूरी था। सबसे पहले तो 1 जनवरी 19 की 2 सालों की डेप्शन लगी थी। फिर जो बेची है मशीन उसका प्रॉफिट लॉस निकालना जरूरी है, तो उसका उतना वर्किंग नोट दिखना चाहिए। तो ये हमारे पास चीज हो जाती है। तो ये डेप्रिसिएशन का आसान सा क्वेश्चन था, बस टाइम के हिसाब से चलना है, और मेथड जिस साल से चेंज किया उस साल से नया मेथड लगा दो बस। ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन हो जाता है आपका। देन आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अबाउट दी बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड एक क्वेश्चन हमारे पास क्लास में ही किया होता है, उसी प्रकार का एक हमारे पास क्वेश्चन किया जाता है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में गिवन है, के कटरक करके गिवन है, उसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है। उसमें बस नाम चेंज करिए, वैल्यूज चेंज करिए बेटा। तो यहाँ पे एंट्रीज डालनी है इन द समर्थ बुक्स। तो समर्थ की बुक्स है बेसिकली, उसके नजरिए से आपने देखना है यहाँ पे। तो एंट्री है समर्थ की एक्सेप्टेंस थी टू आरव 1250 की। वो डिस्चार्ज कैसे करी? एक तो उसे नगद दिया 500 रुपए कैश पेमेंट, और एक नया बिल दिया फॉर द बैलेंस प्लस 25 रुपए इंटरेस्ट। अब यहाँ तो बेटा या तो तोड़ तोड़ के दिखा दीजिए। तोड़ तोड़ के पता क्या होगा? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप पेमेंट तो पूरी कर नहीं रहे, तो ऑब्वियसली हो क्या रहा है आपका बिल बोर्ड एक तरीके से डिसऑनर हो गया एक तरीके से। तो जब एक्सेप्टेंस देते हो तो उस समय आती थी आरएफ टू बीपी। अब क्या होगी? सबसे पहले तो बीपी टू आरएफ। ठीक है? आपने उसे पैसे दिए 500, तो आरएफ टू कैश हो गया 500। इंटरेस्ट चार्ज किया, आरएफ टू इंटरेस्ट हो गया। और फिर नया बिल बेसिकली आपके पास बात आ रही है हमारे पास कि आपके पास जो इंटरेस्ट के बाद हम नया बिल के अंदर आ रहे हैं, तो वो नया बिल हमारे पास अगर आ रहा है तो वो नए बिल में ऐड हो गया। तो नए बिल में जब ऐड हुआ तो 1250 तो है ही, माइनस 550 का जो इंटरेस्ट का हमारा खर्चा है, जो इंटरेस्ट जो आरएफ डल रहा होगा वो ऐड हो जाएगा इसमें। तो बेटा वो बन गया एक तरीके से आपके पास 25 ऐड करके जो है 750 प्लस 25 775 का नया बिल आ गया। तो आरएफ टू बीपी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक ही एंट्री अगर दिखाते हैं, नहीं तो आप तोड़ तोड़ के दिखा दीजिए, मैं दोबारा आपको बता दूंगा एंट्री। ठीक है? तो हमारी एंट्री क्या होगी? बीपी अकाउंट डेबिट, ये ओल्ड वाला है 1250, इंटरेस्ट डेबिट 25, टू कैश दिया 500, और ये नया बिल आ गया 775 का। ये बना है 750 का रिमेनिंग था, प्लस 25 का जो इंटरेस्ट लगा। नहीं तो आपके पास जैसे मैंने बोला बेटा एंट्री तोड़ तोड़ के कैसे आती? सबसे पहले आप डालते बीपी टू आरएफ, वो बिल डिसऑनर हुआ। फिर आरएफ टू कैश 500, इंटरेस्ट टू आरएफ 25, और आरएफ टू बीपी 775। वो 3-4 एंट्री चलती, उसके बजाय एक एंट्री आ गई। एक एंट्री अगर डाल रहे तो इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर इन द माइंड। ठीक है ना? और ये ओल्ड न्यू जरूर लिख दो, नहीं तो सेम अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है, कंफ्यूजन रहेगी। तो इसलिए आपके पास जो है ओल्ड न्यू लिख दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा, नहीं तो तोड़ तोड़ के डाल दो। ठीक है ना? तो वो एंट्री आपकी फर्स्ट हो जाती है। देन सेकंड जो है वो है जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस थी 4000 की,
वो इंडोर्स कर दी थी समर्थ ने किसको, साहनी को, डिसऑनर हो गई। तो जी गुप्ता की कोई एक्सेप्टेंस थी बेसिकली, वो समर्थ ने बेसिकली हम क्योंकि समर्थ है यहाँ पे, उसने साहनी को इंडोर्स किया, तो वो डिसऑनर हो गया, तो साहनी बेसिकली हमारा क्रेडिटर होगा। तो अल्टीमेटली जब हमें बिल मिला होगा तो हमने एंट्री डाली होगी BR टू जी गुप्ता, जब हमने आगे दिया तो साहनी टू BR। अब जब डिसऑनर हो रहा है बेटा, तो डिसऑनर के समय वो डेटर और क्रेडिटर दोनों वापस आ जाएंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी, जी गुप्ता टू साहनी, और वो साहनी ने 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस भी दिए हमारे पास, तो एंट्री जो है 4000 प्लस 20 करके आ जाएगी 4020 की। तो हमने जी गुप्ता से लेने हैं और हमने साहनी को देने हैं, वो हमारा फिर से क्रेडिटर बन गया। और बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, बेसिकली साहनी को तो उसने हम बिल वापस दे गया पुराने वाला, और उसको तो हमने पेमेंट कैश में ही कर दी, चेक में दे दिया उसको, तो साहनी टू बैंक आ जाएगा। तो दो एंट्रीज है, पहले डिसऑनर की जी गुप्ता टू साहनी 4020, और साहनी को तो चेक दे दिया तो साहनी टू बैंक 4020। तो अल्टीमेटली आपके पास ये दो एंट्रीज यहाँ बन जाती है, ठीक है ना। देन हर्षद का रिटायर किया एक बिल 5000 रुपए का जो ड्रॉ किया था उसने बाय समर्थ फॉर 20 डिस्काउंट। तो हर्षद ने पैसे दे दिए एक बिल के पहले, टाइम से पहले, तो बेसिकली जब पैसे पहले ही मिल गए तो 20 रुपए डिस्काउंट भी हमने दिया, तो बैंक डेबिट हो गया बेटा, डिफरेंस है, डिस्काउंट आ गया, रिबेट आ गया 20 का, टू आपके पास BR आ जाएगा 5000 का, तो वो एंट्री बन गई बैंक डिस्काउंट टू BR। तो 5000 का बिल था, 20 का डिस्काउंट, तो मिले कितने 4980, ठीक है जी। और लास्ट है समर्थ की एक्सेप्टेंस थी टू पटेल, तो समर्थ ने एक्सेप्टेंस दी थी, मतलब समर्थ के लिए BP है 19,000 का, वो डिस्चार्ज कैसे करा, संदीप चड्ढा एक्सेप्टेंस टू समर्थ है फॉर सिमिलर अमाउंट। तो हमारे पास एक बिल पड़ा है संदीप चड्ढा जी का, तो हमने जब एक्सेप्टेंस होगी तो पटेल टू BP डाला होगा पहले, और जब संदीप चड्ढा से बिल मिला हुआ तो BR टू संदीप चड्ढा हुआ है। अब हमने उस बिल की पेमेंट करनी थी, BP टू कैश करते और हमें पेमेंट मिलती, तो कैश टू BR हो रहा था, हमने उसको क्या किया, हमने उसे BR ही दे दिया वो, तो एंट्री क्या होगी बेटा, BP को सेटल कैसे करा, बिल दे के कर दिया, तो एंट्री होगी BP टू BR। उसको हमने पेमेंट देने की बजाय, हमें पेमेंट मिलती BR की, हमने उसे बिल ही दे दिया, तो एंट्री क्या होगी, BP टू BR हो गई, ठीक है ना। तो हमने उसको बिल ही दे दिया जो हमारे पास पड़ा था, तो एंट्री होगी BP टू BR 19,000 से। तो ये हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन हो जाता है। थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है आपको, ये नहीं कि सारी ट्रांजेक्शन डालने से उतनी डालने जितना उसने पॉइंट के अंदर बोला है, ठीक है ना। देन हम अपने पास अगले पे चलते हैं, अब कंसाइनमेंट का क्वेश्चन बेटा, इजी क्वेश्चन है वाला। मिस्टर दिविक ऑफ जयपुर है, उसने खरीदे हैं 5000 पीस साड़ीज के 500 रुपए में, इसमें से उसने 3000 साड़ी तो कंसाइनमेंट पे भेज दी मिस्टर मनोज ऑफ पिलानी को एट सेलिंग प्राइस ऑफ 600 पर साड़ी। तो 600 रुपए भेजे सेलिंग प्राइस में, बेसिकली 500 की चीज है, तो यहाँ लोडिंग वाला एलिमेंट आ जाएगा। कंसाइनर ने 30,000 तो पे किया पैकिंग फ्रेट का, मिस्टर मनोज ने 2500 साड़ी बेच दी 625 पे, और इंकर करा 10,000 का सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा, और रिमिट करे थे 5 लाख रुपए जयपुर को ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर दिविक, 5 लाख रुपए का एडवांस भेजा था। मिस्टर मनोज को कमीशन है 5%, तो टोटल सेल्स पे पूरी पे, प्लस फर्दर 20% भी ऑफ द सरप्लस रिलाइज ओवर इनवॉइस पे, जितना इनवॉइस प्राइस से ज्यादा बेचा, बिकॉज 600 में बेचने को कहा था वैसे तो उसने 600 से जितना ज्यादा में दिया 625 में दिया, वो एक्सेस के ऊपर भी हम उसे 20% दे रहे हैं। कह रहे कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो एक तो दिविक की बुक्स में, कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनना है, और दिविक का अकाउंट ना मनोज की बुक्स में, मतलब कंसाइनी की तो में कंसाइनर का अकाउंट। जनरली ऐसा होता है कंसाइनर की में मांग रहा होता है बेटा, कंसाइनमेंट और कंसाइनी, यहाँ कंसाइनर की में तो कंसाइनमेंट है क्योंकि वो तो वही बनाता है, पर कंसाइनी की किताब में कंसाइनर का मांग रहा है, ठीक है ना। तो हमें ट्रांजेक्शन को एक एक करके प्लॉट करना है, यहाँ लोडिंग वाला एलिमेंट भी आपके पास आना है। तो सबसे पहले बेटा जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, 3000 साड़ी भेजी, हमने खरीदी 5 है, वो तो अलग बात है, जितनी भेजी वो तो यहाँ पे है, और 600 में भेजी है, तो 3000 इंटू 600 हो गया गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, विच इज कितना आ गया 18 लाख। पर इसके अंदर 100 रुपए की तो लोडिंग है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बेटा 500, तो वो रिवर्स हो जाता है यहाँ पे, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 3000 इंटू 100 3 लाख, तो नेट में तो बेटा कॉस्ट ही डल रही है 3000 इंटू 500। फिर जो खर्चा कंसाइनर ने किया टू बैंक का 30,000 था, जो कंसाइनी ने बेची बेटा सेल करी बेसिकली मनोज ने, वो आ गया आपके पास बाय मनोज जो सेल्स करी उसने 2500 साड़ी बेची थी, वो यहाँ पे है 625 में, तो उतने पैसे उससे लेने, वो डेटर बन गया, और हमारी यहाँ सेल रिकॉर्ड होगी 1560 टू 500 की। देन जो उसने खर्चा किया वो टू मनोज हो गया, उसको पैसे देने, वो खर्चा बुक हो गया 10,000 का। कमीशन देनी है 5%, तो टोटल पे है, और 20% एक्सेस में है,
तो उसने 2500 साड़ीज बेची है 625 में, जबकि सेलिंग प्राइस था एक तरीके से इनवॉइस प्राइस था 600 और उसने 625 में 25 रुपए एक्सेस। तो 2500 इंटू 25 60 टू 500 एक्सेस का 20% देना, एक्सेस का 20% देना बेटा, तो वो आपकी वैल्यू आ गया और टोटल निकल के आ गया आपका कितनी कमीशन बनती है। अब चीज आ गई क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लॉस वगैरह का तो पॉइंट ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक विल बी इजी, जिसके अंदर एक तो आपकी वैल्यू आ गई बेटा इनवॉइस प्राइस के हिसाब से 600 के हिसाब से, एक तो वो है बची हुई, और एक जो प्रोपोर्शनेट कंसाइनर का खर्चा, क्योंकि कंसाइनिंग का खर्चा तो बेटा आपके पास जो है रेकरिंग ही है, ठीक है ना, वो तो गोडाउन में पहुंचने तक वाला ही लगता है, तो वो आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनेट खर्चा कितना बना, 30,000 टोटल था, 3,000 साड़ी भी तो 500 पे कितना हुआ, नहीं तो आप टेबल बना के मैं कराता हूँ, आप टेबल बना के कर लीजिए, लास्ट में यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, आप टोटल ऐड कर दीजिए, तो वो करके आएगा आपके पास 3,05,000 आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, पर ये इनवॉइस प्राइस पे आ रही है, ये किस पे आ रही है, इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि हमने 600 के हिसाब से निकाली, और इसके अंदर जो बची हुई 500 साड़ीज है पर यूनिट बेटा 100 रुपए के हिसाब से लोडिंग एलिमेंट है, तो वो उतने का स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो नेट में तो कॉस्ट 255 ही आती ना, अगर नेट में कॉस्ट के नजरिए चलते 255 आती, वो 305 है और उसके अंदर प्रॉफिट कितना है 100 के हिसाब से 50,000, तो फाइनली प्रॉफिट आपका आ गया जो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा जी, ठीक है ना, ये आपका कंसाइनमेंट का हो गया। अब कंसाइनी की किताब में कंसाइनर का अकाउंट है, तो एक तो खर्चा पे किया, टू बैंक सेलिंग एक्सपेंस आ गया, कमीशन की इनकम लेनी है, ये जो टू बैंक आपके पास 5 लाख का एडवांस भेजा था वो आ गया, ये बाय सेल्स आ गई, इसे बाय सेल्स की जगह बाय बैंक, जो पैसे हमारे पास आए थे बेसिकली, वो हमें जो पैसे इकट्ठे हुए थे सेल्स के, वो तो हमने कंसाइनर को आगे भेजने हैं ना, तो वो हमारी इनकम थोड़ी ना, तो बाय बैंक ऑब्लिक डेटर लिख दो चाहे आप जो सेल्स के, क्योंकि वो देने हैं, तो वो कंसाइनर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, तो फाइनली उसका कितना बैलेंस आ गया जो देना भी है 961,875, तो इसमें आता क्या है, सेल्स के पैसे उसे देने हैं, खर्चे के पैसे काट लिए, कमीशन के पैसे काट लिए, और जितना उसे एडवांस दिया वो काट लिए, बाकी उसे अभी देना है हमने, ठीक है ना, तो वो आपका बैलेंस निकल के आ गया। यहाँ पे ध्यान से बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जनरली जो करते हैं वो क्या होता है, कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी का मांगता है, यहाँ कंसाइनी की किताब में कंसाइनर का मांगा हुआ है, तो वो रिवर्स वाला अकाउंट जो हमने सीखा होता है वो वाला यहाँ पे यूज आ रहा था, ठीक है ना, तो ये हमारा कंसाइनमेंट वाला क्वेश्चन हुआ था, आसान क्वेश्चन था, ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। देन अगला आ रहा है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, एक स्मॉल चैप्टर जो हम करते हैं उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है, मिस मधु ने सप्लाई करे गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे कस्टमर को, पर्टिकुलर जिसके क्या है, डिस्पैच की डेट दे दी, पार्टी का नाम दे दिया, अमाउंट है और रिमार्क्स है, अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए, नीचे क्या लिख रहा है वैसे, कह रहे गुड्स भेजे जाते 10 दिन के टर्म पे, रिटर्न विंडो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, अगर नहीं होगा तो फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। बुक्स क्लोज होती है बेसिकली 31 मार्च 20 को, तो 10 दिन का समय, अगर 10 दिन तक वापस कर दे ठीक है, वरना आपके पास जो है वो अप्रूव हो जाएगा, 10 दिन का टाइम है, ठीक है। हमें बेसिकली अकाउंट बनाने, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न डे बुक वाला बनानी एक तो, और एक सेल और रिटर्न टोटल का अकाउंट बनाना है, सेल और रिटर्न टोटल का अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर 1 मार्च 20 प्रिया, बेसिकली पिया लिखा हुआ है 20,000 का अमाउंट है, और अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स 31 मार्च 20, आपके पास ये तो आपके पास अभी तक उसने अप्रूवल दिया ही नहीं, पर ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा 10 दिन बाद सेल हो जाएगी, तो 20,000 के जो भेजे 1 मार्च है, तो 11 मार्च को आपके पास सेल कंसिडर कर ली जाएगी ये वाली, तो यहाँ पर 1 मार्च को भेजे प्रिया को 20,000 के, 11 मार्च को ऑटोमेटिकली सेल में आ गया, तो सोल्ड रिटर्न, आपने बैलेंस का कॉलम बनाना बेटा बना सकते हो, पर उसका यूसेज बहुत रेयर आएगा, जहाँ पे बचा होगा अभी भी पेंडिंग अप्रूवल, क्योंकि जो भेजे है उसके दो ही चीज आपके पास क्या चीज हो सकती है, या तो बिक गए या वापस कर दे, नहीं तो अभी पड़े हैं, ठीक है ना, तो वो सोल्ड में आ गया। ऐसे ही रिया का आपके पास है, रिया का उसने बोल दिया रिटर्न ही कर दिए, तो जब रिटर्न ही कर दिए तो वापस आ गए, तो 25,000 के भेजे वापस ही आ गए, वो तो 16 तारीख को, ठीक है जी। देन 15 मार्च को सिया को भेजे 24,000 के, उसमें 4,000 के तो रिटर्न कर दिया उसने 20 को, तो ऑटोमेटिकली उसने यानी कि 20 के अप्रूव कर लिए, जब 4 के रिटर्न करे तो 20 के अप्रूव हो गए ना, तो 15 मार्च है, 24 का 1,000 के भेजे, 20 के अप्रूव हो गए और 4 के वापस कर दिए जी उसने, ठीक है। देन दिया को जो भेजे 22,500 के वो एक्सेप्ट कर लिए 24 मार्च को, ये 18 to 50 के भेजे, ये भी एक्सेप्ट कर लिए थे बेटा 28 मार्च को, तो ये दोनों सोल्ड में ही आ जाएंगे, 22,500 और 18 to 50 दोनों के दोनों सोल्ड में आ गए, ठीक है। और लास्ट जो ट्रांजेक्शन है भव्य को जो भेजे 23,000 के, वो अभी अवेटिंग अप्रूवल, और उसके तो अभी 10 दिन हुए भी नहीं बेटा, एक ही दिन हुआ, तो ऑब्वियसली उसका टाइम है, ये आपका बैलेंस में दिख जाएगा 23,000, तो अगर हम दिखाना चाहते हैं हम अपने पास दिखा सकते हैं, पेंडिंग अप्रूवल में भी लिखा है, ये बैलेंस में आ जाएगा।
ये हमारी एक तरीके से आपकी डे बुक बन गई, ठीक है ना। पार्टी का नाम आया था, कितना अमाउंट है, उसके आगे 3 चीज़ आ गई, या तो सोल्ड है, या बेसिकली जिसे आप अप्रूव्ड कह सकते हैं, रिटर्न है या बैलेंस है, ठीक है ना। अब जो टोटल अकाउंट है वहाँ पे क्या होता है बेटा हमारा वो इट्स अ मेमोरेंडम वाले आपके पास लेजर्स की बात आ रही होती है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपके पास बेटा इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट बनते होते हैं हमारे, तो वहाँ पे लिखा जाता है टू सेल और रिटर्न। और सेल और रिटर्न अकाउंट में टोटल वाले में सीधा चीज आ रही है, तो यहाँ प्रेफर है कि आप बाय सन्ड्रीज लिखे, बाय सन्ड्रीज, और ब्रैकेट में लिखे बेटा, यहाँ पे हर चीज में ना सन्ड्रीज ही लिखा होता है, ये ब्रैकेट में लिखा होता है बेसिकली कि टोटल कितने की भेजें। फिर टू सन्ड्रीज आपके पास रिटर्न्स आ जाएगी जो वापस है, टू सन्ड्रीज आपके पास जो है वो सेल्स का आ गया जितने अप्रूव करे, और बाकी ये बैलेंस कैरिड ऑन गया। ये अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली, कितनी वैल्यू के टोटल गुड्स कस्टमर के पास अभी पड़े हैं पेंडिंग अप्रूवल। और ऐसे ही भव्य के अकाउंट में दिख रहा होगा कि उसके अकाउंट में पड़े, क्योंकि बाकियों के तो जो भेजे या तो उन्होंने अप्रूव कर दिए या उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। और भव्य वाला भी पड़े पेंडिंग अप्रूवल, तो उतना ही यहाँ पे दिख रहा होता है। तो इंडिविजुअल जो कस्टमर्स अकाउंट का इंडिविजुअल टोटल है वो मैच कर जाता है इसके वाले से जो बैलेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेटर होता है कि आप टू सन्ड्रीज बाय सन्ड्रीज करके लिखे, क्योंकि एग्जैक्ट तो वही है, क्योंकि वहां से कस्टमर्स वाले से सीधा टोटल उठ के आ रहा होता है, ठीक है ना। देन अगला जो बेटा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी इंस्टीट्यूट के द्वारा गलती हो गई है, तो मैं उस गलती की बात करने जा रहा हूँ, तो हम उसको ठीक भी कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बेटा एवरेज ड्यू डेट को निकालने का है, डेट ऑफ विल अमाउंट यूसेंस दे रखा है, ये डेट सारी 2020 की है। बेटर है कि आप अपने पास इसे 2021 लेके आंसर को करना बेटा। द रीजन बिंग 2020 वाज अ लीप ईयर, एंड इन दैट केस आपके 29 फरवरी आपके पास डेट थी बेटा, लीप ईयर था, तो 29 फरवरी आपके पास आ रही थी। जबकि यहाँ पे जो आंसर दिया गया उसमें उन्होंने एक तरीके से 28 फरवरी उसे एक तरीके से कंसीडर कर लिया, जिसकी वजह से आंसर अगर देखेंगे 2020 के नज़रिए से तो वैसे वो गलत हो जाता है। तभी मैं आपके पास कह रहा हूँ कि आपके लिए मान के चलिए कि क्वेश्चन में 2021 है, क्योंकि अगर एग्जाम में 2020 वाला ही आता है तो आप तो उसमें 29 फरवरी ही मान के चलोगे ना, तो वो गलत आपके पास आंसर बन जाता है। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि कंसीडर दिस एज 2021, क्योंकि मैं पहले में ही बताया था, जब डेट ऑफ बिल 28 जनवरी और यूसेंस एक महीना बेटा और बिल है, तो 28 जनवरी में एक महीना ऐड करा तो 28 फरवरी आया, फिर 3 दिन ग्रेस के ऐड करने हैं। तो अगर 2020 है तो 29 भी डेट है, 29 फिर 1 मार्च फिर 2 मार्च, तो ड्यू डेट बननी चाहिए 2 मार्च। जबकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर में लिखा है, अगर देखेंगे हम आंसर में, तो आंसर में उन्होंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 3 मार्च। तो ये आपके पास लॉजिकली 2020 नहीं है, ये 2021 होता या 2019 होता, जो भी है, मेरा कहने का मतलब है नॉन लीप ईयर, तो आपके पास ये मैच कर जाता है, क्योंकि फिर तो 28 जनवरी में एक महीना 28 फरवरी, फिर 1 2 3 मार्च, तो वो चीज़ है। अगले वाले आपके पास आसान है, 20 मार्च में 2 महीने थे, 23 में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 12 जुलाई में एक महीना बेटा, 15 अगस्त बनता है पर वो पब्लिक हॉलीडे तो 14 ले लिया, ये ध्यान रखने वाला है। 10 अगस्त में 2 महीने 13 अक्टूबर, बेस डेट ले ली हमने 3 मार्च, ऑब्वियसली 2021 में बोल रहा हूँ बार बार, या 2019 आप मान लीजिए, पर लीप ईयर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास प्रोडक्ट निकल जाता है, डेज आ जाते हैं, वो सारे 3 मार्च को लेके तो सही है, पर जेन्युइनली में आपके पास 2 मार्च आना चाहिए था, फिर वो सारा आंसर चेंज होता है, इसलिए मैंने ईयर ही चेंज करने को कह दिया। और फिर फाइनली आपके पास क्या है, जब निकालते फाइनली तो आंसर आपके पास 128 डेज ऐड करके क्या बनता है, 9 जुलाई फाइनल आंसर आया था, और वो 2021 बनता है या 19 बनता है। और नीचे चाहे बेटा क्वेश्चन में लिख रहा है 365 डेज ले रहे हैं, बट दैट डज नॉट, अगर मैं सिंपली बोलूँ, आप ये जब तक क्वेश्चन ना बोले कि भाई आपने उसे लेना है, आप अपने मर्जी से थोड़ा ना लीप ईयर को भी नॉन लीप ईयर मान लोगे, आप समझिए, वो तो आप इंटरेस्ट वगैरह निकालना होता है वहां पे मैं समझ सकता हूँ, पर यहाँ पे तो लॉजिकली आपके पास इट शुड हैव बीन 29 फरवरी कंसीडर्ड, एंड आपका स्टार्टिंग डेट बेस डेट 2 मार्च होना चाहिए था, पर उन्होंने 3 मार्च लिया। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बार बार कि ईयर शुड नॉट हैव बीन 2020, जो आंसर है वो किसी और से है। तो हुआ क्या, इंस्टीट्यूट ने आंसर बेसिकली मान लीजिए कोई और ईयर का क्वेश्चन होगा, नॉन लीप ईयर का, उन्होंने ये लीप ईयर तो लगा दिया, पर वो चीज़ चेक करनी रह गई कि उसकी वजह से आंसर में फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये करेक्शन आपके पास करनी जरूरी है बेटा। देन जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपके पास एक छोटा सा एरर हुआ है कैलकुलेशन में। तो 1 जनवरी 20 अकाउंट करंट का क्वेश्चन है, कमल का अकाउंट इन विमल लेजर का डेबिट बैलेंस दिख रहा है 15,000 रुपए। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हो रही है विमल और कमल के बीच में इस क्वार्टर के एंड में 31 मार्च तक। तो यहाँ पे 15,000 ओपनिंग बैलेंस है कमल के अकाउंट का विमल के लेजर में। यहाँ बेटा ट्रांजेक्शन दे रखी है, अकाउंट सेटल कब हुए, 31 मार्च को बाय मीन्स ऑफ चेक।
अकाउंट करंट बना दीजिए, विमल कमल को सबमिट करके दे रहे 31 मार्च तक, टेकिंग इनटू अकाउंट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट विद द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, तो उसे राउंड ऑफ करके लिख देना। नाउ आपके पास विमल कमल को बना के दे रहे, तो विमल कमल का अकाउंट बना रहे तो बन गया कमल इन अकाउंट करंट विद विमल। तो बेसिकली विमल के नजरिए से देखिए और कमल की ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में डालते चलिए। तो वो ना नॉर्मल सेल परचेज की ट्रांजेक्शन, हम क्या करते हैं उस दिन की ट्रांजेक्शन की जो ड्यू डेट है वहां से लेके 31 मार्च तक काउंट करते डेज। जब तक क्वेश्चन बेटा बैकवर्ड मेथड की बात नहीं करता तो हम फॉरवर्ड में ही प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा हमारा आसान रहता है, उससे जल्दी हो जाता है, ठीक है। वो चीज आपके पास आ रही है। जब हम अपने पास आंसर में देखते हैं, मैं एक एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे नहीं बताता बिकॉज ईजी है यहाँ पे सेल परचेज, बस ध्यान रखना है विमल बना रहा है कमल का अकाउंट, तो उसको सेल करी तो टू सेल्स, उससे खरीदे तो बाय परचेज, वो चलता जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ डेज बिल्कुल ठीक है बेटे 91 ही आएंगे क्योंकि 2020 है ना, तो आपके पास जनवरी के आपके पास कितने बनते हैं 31, फरवरी के 29, 60 होगा 31 में 91 बिल्कुल चाहिए, ओपनिंग बैलेंस में वो आता है। 11 जनवरी को देखोगे तो अब 11 जनवरी नहीं लेते आप, 11 दिन नहीं लिए तो 80 रह गए, तो वो डेज वगैरह अब यहाँ लीप ईयर के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक यहाँ पे क्या बेटा प्रोमिसरी नोट मिला, तो हमें बाय प्रोमिसरी नोट हमने यहाँ पे लिख दिया, ड्यू डेट है 26 अप्रैल, अब 24 जनवरी को था जो उसने बोली है डेट, तो अगर हम देखते हैं 24 अप्रैल है, प्रोमिसरी नोट आपके पास मिल रहा है ड्यू आफ्टर दी 3 मंथ्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो चीज़ आपके पास आ रही है। और इस केस में अगर हम देखें तो लॉजिकली अगर मैं बोलता हूँ बेटा ये आपके पास 24 जनवरी ड्यू डेट 26 अप्रैल क्वेश्चन लिख रहा है, जबकि 26 अप्रैल आपके पास बनती नहीं, वो 27 बनती है, तो मैं अपने पास क्या बोलता हूँ, नहीं तो आपकी बाकी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, यू कैन डू इट एट 23 जनवरी, ठीक है ना। वो ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स है और 3 मंथ्स में आपके पास फिर 3 दिन ग्रेस के भी ऐड होने हैं, तो 23 जनवरी में करेंगे तो 23 अप्रैल प्लस 3 दिन ग्रेस के करके 26 मैच कर जाएगा, तो वो आपके पास वो ले लेते हैं, नहीं तो बाकी सारा आपके पास गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर वो नेगेटिव जा रहा है जिसे आप रेडिंग बोल देते हैं, नेगेटिव वाले को आप रेडिंग बोलते हैं, तो नेगेटिव हो गया 390, नेगेटिव हो गया 390। अब यहाँ पर जब हम टोटल्स करते हैं सारी ट्रांजेक्शन हो जाती है, हम सबसे पहले बेटा निकालते हैं बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूटेशन के हिसाब से यहाँ पे गलत निकला हुआ बेटा, वो निकाला हुआ ये है जो कि गलत है, सही आपका ये आएगा, वो टोटलिंग में गलती कर दी उन्होंने, 390 को भी नॉर्मली ले लिया, जबकि 390 तो नेगेटिव है, 390 नेगेटिव है बिकॉज उसकी डेज जो है वो आगे तक जा रहे हैं, जो डेज है वो आगे तक जा रहे हैं, सो इट शुड बी 2399 400 आपका बनता है, क्योंकि हमारे पास सिंपल सी बात लिखी थी उसने, विमल को प्रोमिसरी नोट मिल रहा है कमल से, ठीक है ना, तो आपके पास जो प्रोमिसरी नोट आपके पास मिल रहा है कमल से, तो हमारे पास बाय प्रोमिसरी नोट हमने सिंपली मेंशन कर दिया, या तो आप अपने पास इसे बाय आप बी आर हम चाहे वर्ड यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रोमिसरी नोट के केस में भी, बट दोनों में फर्क जरूर होता है सिग्निफिकेंट, तो हमने बाय प्रोमिसरी नोट ही चाहे लिख दिया। ये टोटल फर्क आएगा, जब टोटल में फर्क आएगा तो बेटा ऑब्वियसली इंटरेस्ट में भी फर्क आ जाएगा आपके पास, वो डिवाइड बाय 366 लिया हुआ है, उसमें सही बात बोली क्योंकि लीप ईयर है, इंटू 10% था, तो वो इंटरेस्ट भी ये वाला आपका गलत बनता है, आपका सही बनेगा 656। और जब आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो आपके पास फाइनली बैंक बैलेंस आपके पास जो अमाउंट आ रहा है वो 9056 आएगा, जो आपका फाइनल आंसर आता है। तो मैंने आपके पास यहाँ पे सही वाली वैल्यूज लेके करा हुआ है, तो 2399 400 है, एक बार आप चाहे चेक कर लीजिए, 2399 400 पे 10% अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 366 करेंगे तो बनता है 656, तो वो इंटरेस्ट बनेगा, और फाइनल अमाउंट में भी फर्क आ जाएगा, वो भी मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ, वो 9056 आ रहा होगा आपका फाइनल बैलेंस, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन ने आपको ये लिखा है कि अकाउंट सेटल करे बाय मींस ऑफ चेक, इसकी वजह से बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं आ रहा है, इसकी वजह से बाय हमने बैंक लिखा है यहाँ पे जी, ठीक है ना, हमने बाय बैंक लिखा है यहाँ पे, तो वो चीज़ का आपके पास यहाँ पे इस वजह से हो रहा है, तो वो ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो प्रोडक्ट में गलती हुई भी है, और वो ड्यू डेट में भी आपके पास गलती थी, नहीं तो लॉजिकली इट शुड हैव बीन 27 अप्रैल आपके पास बनती थी बात, तो इसलिए मैंने उसकी डेट को ही आपके पास 23 जनवरी लिखने को कह दिया था कि आप 23 जनवरी लिख लीजिए उसको, तो 3 महीने ऐड करें और 3 दिन ग्रेस के, तो वो 26 अप्रैल आपके पास एक तरीके से बन जाती है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें करेक्शन फिर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटेशन एरर हुआ हुआ है बेटा, कंप्यूटेशन एरर हुआ हुआ नेगेटिव था, तो रेडिंग वाला जिसे हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो वाली चीज आ रही थी, ठीक है ना। देन आपके पास बेटा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है दैट इज अबाउट फाइनल अकाउंट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज। नाउ दीज आर इजी क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए, इवन बड़े बड़े चैप्टर्स की भी अगर मैं बोलूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल आपके सामने ट्रायल बैलेंस है बेटा मनन का, जो कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, एक नॉर्मल ट्रायल बैलेंस है, इसको करने का हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका होता है कि जितनी चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी है उनका सिंगल इफेक्ट होता है,
एडजस्टमेंट्स वाली चीज़ों के 2 इफेक्ट आ जाएंगे तो वो हम डिस्कस कर जाएंगे। हमसे मांगा क्या है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट मांगे बेटा। तो मैं सारे क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करता, बट ऑब्वियसली आपके एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेता हूँ उसके क्या क्या इफेक्ट आने सिंपली। तो जैसे सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, डेटर्स के अंदर जुड़ा हुआ है 6,000 रुपये लेने हैं राहुल से और इंक्लूड है अमंग दी क्रेडिटर्स की 2,000 देने हैं उसको। तो बेटा इसी से कॉमन हुई, एक ही पर्सन से पैसे लेने भी और देने भी, तो हम क्या बोलते हैं जो लोअर अमाउंट है उससे दोनों को कैंसिल कर देंगे उतने से। क्योंकि अगर मैंने 6 लेने और 2 देने हैं तो मैं थोड़ा ना कहूंगा भाई आज आप मेरे से 2,000 ले जाइए और कल आप मुझे 6,000 दे जाना। नो, मैं कहूंगा यार आप मुझे 4,000 ही दे दो नेट में। तो लॉजिकली मुझे क्या, मैंने 2,000 से क्रेडिटर और 2,000 से डेटर दोनों कम कर दूंगा। 2,000 से क्रेडिटर 2,000 से डेटर, तो जो लोअर अमाउंट है इफेक्टिवली उससे दोनों नेट हो जाता है ताकि वो एक ही में दिखता रहे, या डेटर में या क्रेडिटर में। तो ये कॉमन ओइंग बोलते हैं जिसे हम कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट डेटर क्रेडिटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके पास आंसर में बेटा दिखा देता हूँ जहाँ पे पॉइंट का रेलिवेंस उन्होंने करा हुआ है। तो डेटर जो टोटल है उसमें से 2,000 पे राहुल का ये खत्म हो गया 46 आ गए, और जो क्रेडिटर्स है 29,600 के उसमें वो 2,000 माइनस हो गए 27,600 आ गए। तो पहले एडजस्टमेंट आपको दिखा दी कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा, दोनों डेटर भी कम क्रेडिटर भी कम, ठीक है। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनानी है 5% और डिस्काउंट की बनानी है बेटा 2% डेटर पे। हमें इसमें हमेशा ये देखना पड़ता है बनाने से पहले क्या कोई और ऐसा पॉइंट तो नहीं जो डेटर्स को फर्क डाल रहा हो। तो अगले पॉइंट कोई भी ऐसे नहीं जो डेटर्स को फर्क डाल रहे हो, जिसकी वजह से जो डेटर्स का बैलेंस आ रहा है वो करेक्ट है, क्योंकि सही करेक्टेड बैलेंस पे बनानी होती है। तो 5% डाउटफुल डेट्स की बेटा हमेशा पहले बनती है, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनती है। बिकॉज जो लोग पैसा ही नहीं देंगे उनको डिस्काउंट मैं कैसे दे दूंगा, इसलिए हमेशा किस पे बनेंगे, पहले डाउटफुल डेट्स की पहले, फिर डिस्काउंट की बाद में। तो वो बनी 5% ऑन 46,2300, और वो माइनस करके जो वैल्यू आ रही है उसके ऊपर 2% बनेगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। और इसके दोनों इफेक्ट आगे, एक तो बैलेंस शीट में बेटा कम होकर दिख जाएंगे, तो डेटर्स जो है 46 थे 2300 कम हो गए, और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आ गया तो नेट डेटर दिख गए, ठीक है जी। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में तो आई क्या, पीएनएल में बेटा खर्चा डल जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग प्रोविजन वगैरह नहीं है तो सीधा इन दोनों को खर्चा ही दिखा दिया 2300 और 874, ठीक है जी। तो वो आपके पास खर्चे के रूप में डल गया, नहीं तो ओपनिंग प्रोविजन वगैरह होती है तो हम उसका नेट करके अपने पास डाल रहे होते चाहे, और जो एक्चुअल बैड डेट्स और एक्चुअल डिस्काउंट लाउड है सब नेट करके डाल देते हैं। यहाँ वो चीज़ नहीं है, चाहे डिस्काउंट लाउड है आप उसके उतने को ऐड कर सकते हैं, बट आपके पास यहाँ ओपनिंग नहीं है तो वो नेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। नाउ जो अगली है वो है डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग पे 10% राइट ऑफ कर दीजिए। तो 10% डेप्रिसिएशन आपके पास है फर्नीचर फिटिंग पे, जितना ही बैलेंस है 10% बैलेंस शीट में कम हो गया और खर्चा आ गया, तो डेप्रिसिएशन बेटा 1,000 आ गई, और वो 10,000 के थे तो 1,000 कम होकर 9,000 के दिख गए। तो वो दोनों इफेक्ट आगे, खर्चा डल गया पीएनएल में और बैलेंस शीट में कम होकर दिख गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है पर्सनल परचेज मनन की 1,200 रुपए की हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो पर्सनल मतलब ड्राइंग्स, तो आपके पास गलती से परचेज में चली गई तो हम ठीक कैसे करेंगे, ड्राइंग्स टू परचेज, हम ड्राइंग्स लेंगे बेसिकली वो कैपिटल में माइनस हो जाएगी, और परचेजेस कम कर देंगे क्योंकि वो उसमें जुड़ा हुआ है। तो दो इफेक्ट हो गए, परचेज कम करेंगे और ड्राइंग्स दिखाएंगे। तो परचेजेस में बेटा आपके पास जो भी है उसमें ड्राइंग से 1,200 रुपये माइनस होगी, जो भी परचेज थी उसमें से 1,200 माइनस होगी, और इधर हमारी जो कैपिटल आनी है वहां पे जो बेटा ड्राइंग्स है कैश वाली तो ट्रायल बैलेंस में दे रखी होगी, ये दूसरी वाली भी गुड्स वाली आ गई 1,200 की। तो मैं आपको बस एडजस्टमेंट्स वाले इफेक्ट दिखाते जा रहा हूँ, बाकी तो ऑब्वियसली इजी रहने तो उनको हम डिस्कस चाहे नहीं कर रहे अभी, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्रोवाइड करना है पूरे साल का। तो बैंक लोन अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास डियर, तो ये हमारा बनता है 40,000 का 14% बनेगा, 40,000 का 14% और पूरे साल का प्रोवाइड करना है हमने। तो यहाँ पर जो हमारा खर्चा आना है इंटरेस्ट का वो एक बार के लिए देख लेते हैं। आपके पास बैंक इंटरेस्ट 5600 बन रहा है, 40,000 का 14%। अब ट्रायल बैलेंस में जो बनता है 5600 वो 2200 ही दे रखा है, इतना ही पेड है। तो बाकी आपका आउटस्टैंडिंग हो गया 3400 डिफरेंस जो है, और ये साथ के साथ बैलेंस शीट में भी दिख जाएगा जो आ रहा है आपके पास 3400। तो लोन तो आ ही रहा है, उसके साथ इंटरेस्ट भी आपका आ गया। अगर कुछ भी ना पे होता सारा 5600 ही आ रहा होता, ज्यादा पे कर दिया होता, जनरली होता नहीं पर हो भी सकता ही है, तो वो आपका बेसिकली एक तरीके से प्रीपेड हो गया, ठीक है ना। तो वो चीज भी आ सकती थी। देन अगला पॉइंट अगर देखूं, अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्वार्टर का मतलब 1/4। तो जो टोटल प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है 1/4 अगले साल लेके जाना, मतलब एक तरीके से हो गया कि आपके पास एक्सेस आपने एक तरीके से पे चाहे कर दिया तो वह अगले साल लेके जाना है, तो हमें इसे क्या करना है
टोटल में से 1/4 माइनस करना है। तो टोटल प्रिंटिंग स्टेशनरी 28,000, तो बेटा 1/4 प्रीपेड हो गया, वो माइनस होके नेट दिख गया। और ये कहाँ दिख जाएगा बैलेंस शीट में 7200 एसेट साइड पे दिख जाएगा जो प्रीपेड आ रहा है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रीपेड आ गया आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी का 7200 1/4। और फिर आपके पास क्या है बेटा, एक क्रेडिट परचेज इनवॉइस था 800 को, ओमिट ही हो गया। तो जब ओमिट हो गया तो एंट्री क्या डलेगी, परचेज टू क्रेडिट, परचेज टू क्रेडिट। तो परचेज बढ़ा देंगे और क्रेडिटर भी बढ़ा देंगे 800 रुपये से। तो क्रेडिटर जो हमने निकाले हुए थे बेटा यहाँ पे 800 देखिए आपके पास ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 28,400 बन गए, ये बैलेंस शीट में दिख रहे होंगे हमारे 28,400। और परचेज भी 800 से बढ़ानी है, वहां पे भी एडजस्टमेंट्स में आपके पास 800 रुपये बढ़ रहे हैं परचेज के अंदर ओमिटेड इनवॉइस का, तो वो भी आपके पास आ गया, ठीक है ना। और लास्ट एडजस्टमेंट है जो हमेशा रहती है, क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट दे रखा है, इसके दो इफेक्ट आ गए, ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। तो 157,200, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 157,200। और साथ के साथ बैलेंस शीट में भी आपका दिख जाएगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक जो है, स्टॉक 157,200 जो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। बाकी चीजें जो थी वो तो बेटा नॉर्मल है, वो तो ट्रायल बेस में दे रखे हैं, उनको या तो ट्रेडिंग पेल में चले जाएंगे या वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे तो बैलेंस शीट में दिख जाएंगे। एडजस्टमेंट्स वाली मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए जिनके क्या है दो दो इफेक्ट्स है, तो वो हमारे वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन इसके साथ ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है जो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड था, ठीक है जी। देन अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा दैट इज फ्रॉम द पार्टनरशिप अकाउंट। होपफुली आपके पास बेटा ये चीजें आपको अच्छे से आपको क्लियर होती जा रही है, बिकॉज जैसे मैंने कहा मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, बट हम अपना डिस्कस करते जा रहे भाई किस क्वेश्चन में क्या पॉइंट आपका दिया गया है, उसकी क्या चीज आ रही है, क्या इंप्लीकेशन आ रही है, कोई गलती है वो चीज है, कोई पॉइंट है नहीं है, वो हम अपने पास सीख रहे हैं, वो एक बार डिस्कस, ताकि आपके माइंड से पूरा आरटीपी एक बार के लिए गो थ्रू हो जाए, ठीक है। नो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनरशिप के बेसिक से बेटा रिलेटेड है, पार्टनरशिप के बेसिक से। तो क्वेश्चन है रोज लिली एंड लोटस स्टार्ट करते अपना बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 लाख 3 लाख एंड 4 लाख, 1 अप्रैल 19 को बिजनेस शुरू किया इन तीनों ने। लोटस को सैलरी मिलनी है 50,000 पर एनम, आईओसी का रेट है 12% पर एनम और ड्राइंग चार्ज हो रही है 12% पर एनम। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:3 की रेशियो में आफ्टर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स। तो ये आईओसी आईओडी सैलरी वगैरह करने के बाद प्रॉफिट्स को मानना है। रोज को गारंटी भी दी गई है ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 बाय लोटस, तो लोटस ने गारंटी दिया रोज को कि भाई 50,000 कम से कम मिनिमम प्रॉफिट आएगा। पार्टनर की ड्राइंग्स जो दे रखे हैं वो भी बता दी आपको 40, 30 एंड 20 है। लोटस ने पे करे 10,000 पे ट्यूशन फीस की अपने बेटे के 31 मार्च 20 को, जो गलती से सैलरीज में डेबिट हो गया, तो गलती की बात आ गई। तो सैलरी वैसे तो ड्राइंग्स है, अब गलती से सैलरीज में चला गया, इसकी वजह से क्या हुआ, अगर बात करूं तो सैलरीज का खर्चा बढ़ गया होगा और बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो इसका इंप्लीकेशन भी देखना है। और प्रॉफिट इस साल का 19-20 का वैसे जो दिया गया है वो बिफोर अलाउइंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग आईओडी एंड सैलरी पेड टू लोटस, वो 334,600, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट 334,600 है। एज्यूमिंग कैपिटल वैसे फिक्स है, प्रिपेयर करो पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो जनरल क्वेश्चन है, कैपिटल करंट अकाउंट वगैरह की बात यहाँ पे कर रहा है। नाउ 334,600 क्या करेक्ट प्रॉफिट है बेटा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक जो 10,000 पे ट्यूशन फीस की थी बेटे की पे, वो गलती से सैलरीज में चली गई होगी पीएनएल में, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो पहले तो उसे बढ़ा देना। तो 334,600 में अगर हम चेक करें बेटा 334,600 में 10,000 तो बढ़ा ही दिया, तो 344,600 इज द करेक्ट प्रॉफिट। फिर हमने सैलरी देनी थी लोटस को 50,000, वो आ गई। आईओसी जो ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी आपके, उसके ऊपर हमने क्या किया 12% का रेट लगाया पूरे साल का, तो वो लग गया। आईओडी में ध्यान रखना था क्योंकि वो 12% जो दे रखी है ड्राइंग्स 40, 30, 20 उसके ऊपर 12% है, पर वो डेट नहीं बता रहा, तो क्या करोगे, डेट जब नहीं बताता बेटा 6 महीने का लगाते हो, तो वो 6 महीने का जब करेंगे तो इफेक्टिवली 2400 1800 और 1200 करके कितना हो गया 5400 बन गई, ये आपके पास बन गया आईओडी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आती है कि क्या सर जो आईओडी है, जो ये वाली ड्राइंग्स थी आपके पास, देखिए 40, 30, 20 तो दे ही रखी थी, उसके ऊपर 12% 6 महीने लगाया, ये जो 10,000 थी क्या इस पे भी आना चाहिए, हाँ बेटा आना तो चाहिए था, पर ये डेट ही दे दी ना 31 मार्च, तो जब ये ईयर एंड की डेटा इस पे इसलिए नहीं आ रहा, तो नो आईओडी ऑन दिस, नो आईओडी सिंस 31 मार्च, इसकी तो डेट आ गई। अगर इसकी भी डेट ना होती तो इस पे भी 6/12 कर रहा होता, इसको भी ऐड कर देता अपने लोटस की ड्राइंग्स में, जो लोटस की पहले से ड्राइंग करके उसमें ये भी ऐड हो जाता, उस पर भी आ रहा था, पर इस पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट डे है, ठीक है ना, तो वो पॉइंट आ गया। अब
अब बेटा हमारे पास जब प्रॉफिट निकालते हैं तो बनता है 192 सब करने के बाद, उसको बांटा उनकी रेशियो 1:3 में, मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है। तो बन गया रोज लिली लोटस का, जबकि लोटस ने रोज को गारंटी दिया 50,000 की, तो वो 18 उसके में ऐड हो गया, उसका 32 बनता है। 32 बनता है तो 18 ऐड हो जाएगा, 50 आया, और उसके में से 18 माइनस हो गया क्योंकि उसने गारंटी दिया, तो फाइनल शेयर इन प्रॉफिट आ गया 50, 64 एंड 78। अब जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप लोग, तो कैपिटल अकाउंट में तो सिंपली बाय बैंक के आ रहा होगा 1 अप्रैल को, क्योंकि बिजनेस शुरू किया था, और इसमें और कुछ नहीं आना, तो सिंपली बैलेंस कैरी डाउन हो गया, ठीक है ना। करंट अकाउंट में सारी चीजें आ गई, तो आईओसी आ गया, सैलरी आ गई लोटस की, नेट प्रॉफिट डाल दिया जितना इतना आया था, ट्यूशन फीस बेसिकली चाहे आप अलग से ड्राइंग्स में ऐड कर दो या अलग से दिखा दो, एक ही बात है, आईओडी आ गया, और बाकी बैलेंस निकल के आ गया। तो वो आपका सब कुछ करने के बाद फाइनल बैलेंस निकल के आ जाएगा करंट अकाउंट का, क्योंकि और कुछ चीजें हैं नहीं। तो हमने सैलरी, आईओसी, आईओडी, ड्राइंग्स वगैरह सब कहाँ दिखा दी, अपनी करंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स कैपिटल का केस है, और फिक्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आ गई। तो वो आपके पास करने से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड था बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देन इससे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, दैट इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को लेके आ रहा है, आसान सा ही क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस पिछले सालों के दे रखे बेटा, 2017 का प्रॉफिट था, 18 में लॉस था, 19 में प्रॉफिट था, 20 में प्रॉफिट था। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, जिससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सके। रेमुनेशन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर की 3,000 पर एनम है। जब भी प्रोप्राइटर का केस होता है तो बेटा ये भी दे रखी होती है रेमुनेशन, जिसे हम सही एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस कर दे। भाई जो प्रोप्राइटर है वो अगर कहीं और काम करता तो कितने कमाता, माइनस करेंगे तभी तो सही बिजनेस के प्रॉफिट निकल के आएंगे। कैलकुलेट कर दो गुडविल की वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट पिछले 4 सालों के एवरेज के। तो एवरेज करना है, 3,000 उसका ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का माइनस करना है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, डिफरेंस लेके सुपर आएगा, इनटू 3 ईयर करना है तो गुडविल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में एज सच कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, प्रोप्राइटर रेम्यूनरेशन क्यों माइनस करते हैं, बस ये समझना जरूरी है एवरेज निकालने का, बाकी सारा आंसर तो ठीक ही है। द रीजन इज आपके पास जब आप फर्म की निकालते हैं तो जो पार्टनर की रेम्यूनरेशन है वो भी तो माइनस करते हैं ना, तो आप जो रेम्यूनरेशन के बाद प्रॉफिट है उसे लेते हैं गुडविल के लिए। प्रोप्राइटरशिप में तो बेटा सारा प्रॉफिट ही प्रोप्राइटर का, जिस मर्जी नाम से बोले, वो रेम्यूनरेशन के नाम से ले या वैसे ले, तो सारा उसी का। हम गुडविल निकालने के लिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसके एफर्ट्स की वैल्यू का देख रहे हैं। और वो कैसे देख रहे हैं कि अगर वो कहीं और काम करता तो इतने कमाता, तो बिजनेस ने कमा के दिया एवरेजली 14,750, वो अगर कहीं काम करता तो उसके एफर्ट्स की वैल्यू 3,000 है, तो उतना हमने माइनस कर दिया। तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट इवन आफ्टर कंसिडरिंग हिज एफर्ट्स वैल्यू बी बनते 11,750, तो बिजनेस के सही आगे, जिसमें हमने प्रोप्राइटर की रेम्यूनरेशन भी कंसीडर कर लिया एज एन एक तरीके से वो भी अमाउंट। और नॉर्मल कोर्स में कितना कमाते 10,000, बाकी सुपर हो गया, और इनटू 3 ईयर परचेज करा तो गुडविल आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो जाता है इसके साथ। देन अगला हमारे पास आ रहा है बेटा क्वेश्चन रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है। यहां पर कह रहा है जी, आसान है वैसे तो क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं रामू मामू करके दो पार्टनर दिए हुए 3:2, इनकी बैलेंस शीट बेटा दे रखी है। एक दामू करके एडमिट हो रहा है पार्टनर 1 अप्रैल को, 150 लेके आ रहा है कैपिटल और गुडविल का, 1/5 शेयर मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट में जो इक्वली एक्वायर करेगा दोनों से, तो इफेक्टिवली 1/10 दोनों से ले रहा है। गुडविल की वैल्यू 250, एग्री किया कि गुडविल नहीं दिखेगी, वो हमेशा मानते भी यही है। लैंड बिल्डिंग को 50% से बढ़ाना है, इन्वेंट्री को रिवैल्यू करा 60 पे, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, डेटर्स 2800 के क्या है बैड डेट्स है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% आने। तो दीज आर बेसिक आपके पास, और फर्नीचर को 40 लगेगा, रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स है, बड़े बेसिक से इनमें एज सच डिस्कशन करने वाली बात में बड़े आसान से कि इनके इफेक्ट्स जो आने हैं, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे और वैसे आ जाएंगे बैलेंस शीट में। एडमिशन के बाद कैपिटल जो पार्टनर के एडजस्ट करने हैं न्यू पीएसआर में करने हैं, तो उसके लिए न्यू पीएसआर निकालनी पड़ेगी, टेकिंग दामूस कैपिटल, दामू को बेस लेके। रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, कैश एंड बैंक और बैलेंस शीट बनानी है बेटा एडमिशन के बाद। तो क्वेश्चन में एज सच मेजर कोई भी चीज नहीं है, नॉर्मल तरीके से बेटा आपके पास सारी चीजें करने के बाद अगर मैं बोलूं रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो सिंपल है, बिल्डिंग की बढ़ रही थी, बाकी सारे नुकसान है, तो आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है वो दोनों की ओल्ड रेशियो 3:2 में चला जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था, आपने जनरल रिजर्व बांट दिया 3:2 में, रिवैल्यूएशन आ गया। जो नया पार्टनर दामू था वो पैसे लेके आया। अब इसमें उसने बोला था गुडविल की वैल्यू 250 है और उसका शेयर 1/5 है, तो 50,000 गुडविल के हो गए, तो 50,000 इसको डेबिट हो जाएगा। और 1/10 आधा आधा था, तो वो एक तरीके से
इन दोनों ने सेक्रीफाइस आधा आधा करके आ गया, तो 25 इन दोनों को क्रेडिट होगा, 50 को डेबिट होगा, और 150 के अंदर जुड़ा हुआ था, उसने स्पेसिफिकली लिखी दिया था, ठीक है ना, तो वो बात क्लियर होगी। अब बैलेंस जो भी आता है वो बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। हमें न्यू पीएसआर निकालनी पड़ेगी। न्यू पीएसआर के लिए आपके पास वर्किंग नोट यहाँ बना हुआ है बेटा, बिल्कुल, कि पहले 3:2 था, 1/10 दिया, तो ये रेशियो बनती है 5:3:2। अब जो दामू को बेस लेना है, तो दामू को बेस लेने के लिए 1.5 लाख लेके आया था, जिसमें 50 गुडविल का था, तो बाकी 1 लाख कैपिटल का है बच रहा। रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करेंगे तो इंटू 5 किया, क्योंकि उसका शेयर है बेटा 2/10, तो 10/2 मतलब 5 से मल्टीप्लाई करते 5 लाख है, और 5 लाख को डिवाइड करा किसमें, न्यू पीएसआर में, विच इज 532, तो वो बैलेंस आपका फिक्स हो गया, विच इज 5:3:2, और बाकी 2 बैंक बाय बैंक हो गया, बाकी 2 बैंक और बाय बैंक हो गया, क्योंकि उसको एडजस्टमेंट करनी है। क्वेश्चन अगर नहीं बोलता जब तक करंट अकाउंट्स को लेकर एडजस्टमेंट करनी है, तो हमेशा किससे करते बेटा, बाय कैश टू कैश कर लेते, बाय बैंक टू बैंक कर लेते, तो वो आकर ये दोनों पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। दामू को जिसको तो बेस ही लिया उसका तो कुछ आएगा ही नहीं ना, तो वो आपका 3699 विड्रॉ करा, बैंक अकाउंट बनाया, और कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी बैलेंस शीट बन गई। मतलब यहाँ पर एज सच क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ, और डिफरेंट चीज एज सच क्वेश्चन में नहीं थी, एक नॉर्मल एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन रिलेटेड था, नॉर्मल, ठीक है ना, जिसके अंदर रिवैल्यूएशन का पॉइंट आया, गुडविल का पॉइंट आया, न्यू पीएसआर निकाली है, और एक कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आ गया, तो उससे लेते हुए क्या मतलब नथिंग एज सच मैं बोलूँ कि बहुत डिफरेंट चीज थी, कि जो हम अपने पास डिटेल में डिस्कस करें यहाँ पे, ठीक है। देन तो क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपका, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रहा है रोटरी क्लब इस साल का, डेबिट क्रेडिट करके आपको वैल्यूज दे रखी है सारी की सारी यहाँ पे। नीचे एसेट लायबिलिटीज दे रहे 31 मार्च 19, मतलब बेटा ये होगी ओपनिंग, और 31 मार्च 20 मतलब होगी बेटा क्लोजिंग, जिसमें एसेट्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, सब्सक्रिप्शन है, फर्नीचर है, लायबिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सब्सक्रिप्शन एडवांस है, ऐसे क्लोजिंग में दे दिए। फिर और पॉइंट जो दे रहा है वो कह रहा है 50% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में पूरे साल का मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को करिए, जिससे मैं थोड़ा सा डिबेट करूंगा, अभी आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं वैसे बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर मेजर कोई डिफरेंट चीज नहीं आनी, जनरल चीज आनी है। अब देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में 32 आ रहा होगा, क्लोजिंग में 5500 है, खरीदी भी है कुछ 27,500 की, तो बाकी डेप्रिसिएशन आ गई, तो 32,000 पहले से, अगर मैं देखूं 32 पहले से, 27,500 और खरीदी, 59,500 माइनस 50,500 क्लोजिंग है, तो 9,000 डेप्शन आ गई, जो इनकम एक्सपेंडिचर में चल जाएगी। तो इन अवर आंसर मैं सिर्फ डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करूंगा, तो डेप्रिसिएशन जो उसकी आ रही है आपको वो दिखा देता हूँ। तो डेप्रिसिएशन आपके पास 32 प्लस 27,500 माइनस 50 9,000 डेप्शन आ गई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। ऐसी फर्नीचर तो सिंपली ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू दे रखी है, तो वो उसकी डेप्शन आ गई, वो क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का जो है, और दोनों की मिला के होगी 10,300। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वैल्यू आ गई, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वैल्यू आ गई, डेप्शन कहाँ चलेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन के पॉइंट के लिए उसने सारी वैल्यूज बड़ी क्लियरली गिवन है, जो रिसीट पेमेंट में वो मिली भी है, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीट दे के सारे एडजस्टमेंट करेंगे तो बेटा इनकम एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाती है 22,000। आपको लगता है अकाउंट बना के करना, अकाउंट बना के कर लो, एडलेस करके कर लो, कि सब्सक्रिप्शन जितनी मिली प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग प्री रिसीट प्लस ओपनिंग प्री रिसीट करके आपकी क्या आ जाती है, कितनी इस साल की इनकम है, आप ऐसे निकाल लो, ठीक है ना। तो वो पॉइंट भी आपको आ जाता है। सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जितना पे किया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, ओपनिंग माइनस हो गया, तो वो करके खर्चा आ गया इनकम एक्सपेंडिचर में। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आसान आसान से थे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वैल्यूज आ गई बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग आ गई, और ये खर्चे वगैरह जैसे कहाँ चले गए आपके पास, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फीस उसने बोला था 50% कैपिटलाइज करनी है, तो 26,000 मिली, तो उसका 50% 13,000 इनकम में आ गया बेसिकली, जो रेवेन्यू है, और बाकी यहाँ पे आपका बैलेंस शीट में दिख गया। आप इसे कैपिटल फंड में दिखा सकते हैं। एक जो छोटा सा पॉइंट है जिसको लेके मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 7%, 4,550 का, 4,550 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करी होगी ना, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी आ जाएगी, 4,550 डिवाइड बाय 7%, 65,000 बनता है, 65,000 बनती है। अब लॉजिकली उसने थोड़ी सी गलती क्या कर दी क्वेश्चन में, उसने लिखा ये इन्वेस्टमेंट जो करी है वो 1 अप्रैल को करी है। बेटा अगर ये 1 अप्रैल को करी होती है इस साल के पहले दिन में, तो ये आपके पास रिसीट पेमेंट में आ रही होती, क्या आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही, तो ये लॉजिकली पिछले साल से आ रही है। तो क्वेश्चन को ना डेट जो लिखनी चाहिए थी वो ऑन और बिफोर 31 मार्च 19 लिखनी चाहिए थी,
वैसे देखो अगर 1 अप्रैल भी लिख रहा है तो आपको लेनी ही पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, पिछले साल से आ रही है, ये पिछले साल से आ रही है, बट पिछला साल वाज एंडिंग ऑन 31 मार्च 19, 1 अप्रैल तो इस साल का पहला दिन है, और अगर इस साल खरीदी होती तो बेटा रिसीट पेमेंट में आ रही होती, रिसीट पेमेंट में आ रही होती, पक्की बात है, फिर वो ओपनिंग में ना होती। तो इस वजह से आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में भी आ रही है 65,000, तो 65,000 आपके पास दोनों बैलेंस शीट में बेटा आ जाएगी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में। तो ये ओपनिंग में भी आ गई 65,000 और क्लोजिंग में भी आ गई, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पूरे साल का मिला वो सारे का सारे इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम के रूप में चला गया, ठीक है ना, तो वो आ गया। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स है, इनकम एक्सपेंडिचर में सारे बाकी खर्चे आ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन आया, सैलरी वेजेस आया, रिफ्रेशमेंट्स का नेट दे रखा है बेटा, उसका खरीदना और जो बेचे, डेप्शन हमने निकाला, टेलीफोन का खर्चा है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वगैरह डाल के सारा आपका यहाँ पे डेफिसिट आ गया, सारे खर्चे डाल के 2550। ओपनिंग बैलेंस शीट का मकसद क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना, उसका मकसद ही ये होता है, तो वो निकल के आया ओपनिंग कैपिटल फंड, जो बड़ा क्लोजिंग में और फिर क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाएगी, वो आपकी टैली कर जानी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। और छोटा सा जो था कि वो डेट 1 अप्रैल 19 लिख दी, देखो अगर एग्जाम में बाई चांस लिखा जब करोगे यही, क्यों कर नहीं सकते, पर लॉजिकली इट शुड बी 31 मार्च 19 और बिफोर, क्योंकि 1 अप्रैल 19 तो करंट ईयर की डेट आ गई बेटा, ठीक है ना, तो वो लॉजिकली सही आनी चाहिए, बट अगर वो 1 अप्रैल लिख देगा एग्जाम में तो भी आप ओपनिंग में ही लोगे, क्योंकि रिसीट पेमेंट में फिर तो दिखना चाहिए था ना आपका, तो दिखा ही नहीं रहा, तो यानी कि पहले से ही करी हुई है इन्वेस्टमेंट, तो जब पहले से ही करी हुई है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं आएगी, ठीक है ना, तो वो चीज़ आपके पास आ रही है। तो इसके साथ आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये अब बेसिक सा था, मैंने सिर्फ पॉइंट्स से एक बार आपको गो थ्रू कराया, पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, नहीं तो उतना हमारे पास टाइम लग जाता है, आप इजीली अपने पास क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास जो बेटा क्वेश्चन आ रहा है, हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे अभी, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफरेंट चीज नहीं है, उसने बोला है और 2 लाख इक्विटी शेयर है जिन्हें इशू कर रहे हैं पार पे 100 रुपए का, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल में, बैलेंस फाइनल का, तो बैलेंस कितना बना 25 प्लस 30 55 प्लस 20 75, तो बैलेंस बेटा हो गया 25 रुपए की फाइनल कॉल होगी, सारे शेयर पूरे सब्सक्राइब है तो 2 लाख के बदले 2 लाख हो गए। मिस्टर धवन जिसके पास 40,000 शेयर थे उसने पूरा का पूरा अमाउंट फर्स्ट कॉल पे दे दिया, तो फर्स्ट कॉल पे उसने फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए। फाइनल कॉल जो 3 महीने के बाद करी फर्स्ट कॉल से वो सारों ने दी एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर जिसके पास 4,000 शेयर थे, उसने नहीं दी फाइनल कॉल, जो उसने पे करी 2 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ कॉलिंग एरियर के, कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस का इंटरेस्ट भी दिया धवन को, एंट्रीज डालने को कह रहा है। तो देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट से डालना जरूर है, पर मेरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बेटा कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट है, कॉल इन एडवांस का पैसा हमें फर्स्ट कॉल पे मिल गया फाइनल कॉल का, तो 40,000 शेयर पे 25 रुपए फाइनल कॉल आ गया, तो वो 3 महीने बाद क्योंकि हुआ तो हम 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर, और कॉल एडवांस का इंटरेस्ट रेट कितना होता है बेटा 12% पर है। कॉल इन एरियर का जो फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया 4,000 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से, उसका हमें इंटरेस्ट मिलेगा बेसिकली 2 महीने का, और उस पर इंटरेस्ट हम कितना चार्ज करते हैं बेटा, हम चार्ज करते हैं बेसिकली 10% पर एनम, ठीक है, तो वो 2 चीजों का ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर व्हेन वी पास द एंट्रीज बेटा विच इज कमिंग अप नाउ, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह की एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कॉल से एडवांस जो मिल रही है फर्स्ट कॉल के साथ वो 40,000 शेयर्स पे धवन से 25 रुपए मिले, 10 लाख रुपए फाइनल कॉल ड्यू हुई, वो एडजस्टमेंट होगी आपकी कॉल से एडवांस की, और जो पैसे नहीं आए कॉल इन के वो नहीं आए, कितने 4,000 शेयर पे बेसिकली 25 रुपए आपके नहीं है, जो आपको नहीं मिले पर्सन से, एक शेयर होल्डर से जो उसने कहा था जो आपको नहीं मिले, ठीक है ना, ये तो आपका इफेक्ट आ गया। अब जो आपने इंटरेस्ट दिया वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर ड्यू किया, 10 लाख रुपए थे, 12% के ऊपर 3 महीने का, तो वो 30,000 बना और वो पे कर दिया, और जो आप चार्ज कर रहे हो वो 1 लाख रुपीज के ऊपर 10% के हिसाब से 2 महीने का करोगे, क्योंकि आपको 2 महीने बाद मिल रहे पैसे, तो वो आपने इंटरेस्ट चार्ज करा तो वो आपकी इनकम है एक तरीके की, और वो आपको मिला पैसा शेयर होल्डर से, तो 2 शेयर होल्डर भी आ गए आप, 2 महीने बाद ही एंट्री आ रही लास्ट में। तो बेसिकली बस ये 2 चीजों का ध्यान था, कॉल इन एरियर का इंटरेस्ट और कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट, ठीक है ना, एक 3 महीने का एक 2 महीने का, रेट 10% और 12% है, बस वो ध्यान रखना है, उसके साथ में एंट्री जल जानी है, ऑलवेज इन द फॉर्मेट विद नरेशन वगैरह प्रॉपरली आप अपने पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती जी आपके, ठीक है। देन जो अगला क्वेश्चन था दैट वाज फ्रॉम बेसिकली फॉरफीचर के पॉइंट से रिलेटेड है, सैमुअल जो होल्डर है 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स का 100 रुपए का, ऑन विच 75 ही अभी तक मंगाए है, कुड नॉट पेज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच एट 25 पर शेयर, तो उसने 75 हमने रुपए मंगाए 75 तक, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली 25 की, तो एप्लीकेशन ही मिली है बेटा 25 की,
डायरेक्टर्स ने फोरफिट कर दिया शेयर्स को और इसमें से 10,000 ही री इशू करे। रॉबर्ट को 65 पे पेड अप एज 75, तो 65 पे इशू करे, क्रेडिट 75 का, 10 का डिस्काउंट दे दिया, बेसिकली वो शेयर फोरफीचर में चला जाएगा। तो 10,000 ही करे तो 12,000 फोरफिट करे, 10,000 री इशू करे। तो यहाँ पे एंट्री बड़ी क्लियर है, 12,000 इंटू 75 से कैपिटल कम होगी, टू अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और शेयर फोरफीचर अकाउंट में आपका 25-25 के हिसाब से है, जो मिले वो भी 25 मिले। 10,000 शेयर ही री इशू करे 65 पे, 10,000 इंटू 10 शेयर फोरफीचर में गया, बाकी कैपिटल में आ गया 10,000 इंटू 75। अब आप क्या पूरा 3 लाख में से 1 लाख माइनस करके 2 लाख कैपिटल जमा भेज दोगे? नहीं, यही तो बात है, क्योंकि आपने 12,000 फोरफिट करे पर री इशू बेटा 10,000 करे, तो वो आपके पास सिंपली उसी का रेलिवेंस आया था। तो पर शेयर अप्रोच से हम कर सकते, 25 रुपए पर शेयर आपने फोरफिट करा, 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, तो 15 का ही फायदा आपका है। तो अल्टीमेटली 15 इंटू 10,000 शेयर को हो गया 1.5 लाख। नहीं तो दूसरा तरीका हो सकता था, अगर 3 लाख शेयर 15,000 बेसिकली 12,000 शेयर पे है, तो 10,000 पे बेसिकली कितना बनता है, वो हमारे पास बन जाता है 2,50,000। उसमें से हमने कितना यूज कर लिया री इशू पे 1,50,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा 150। तो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 150 आएगा। बाकी अभी भी बचा है, बाकी अभी भी 50,000 बचा है, जो 2,000 शेयर अभी तक हमने री इशू नहीं किए, वो जब री इशू करेंगे वो तब भेजेंगे उनका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। तो ये आपके पास एंट्री आ जाती है फोरफीचर की। देन डिवेंचर्स आपके पास बस लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये दो डिवेंचर्स का बड़ा आसान से 25 लाख डिवेंचर इशू करे, 12% वाले 10 रुपए के हैं, 10% डिस्काउंट, तो मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 10 इंटू 10% 1 रुपी। रिडम्पशन पार पे एट द एंड ऑफ 10th ईयर, मनी कैसे 4 पे एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट पे। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से 1 रुपए का डिस्काउंट हमेशा किस पे हो गया, आप अलॉटमेंट के समय, तो 4 पे एप्लीकेशन पे आ रहे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, वहीं आपका 1 रुपए का डिस्काउंट है और 25 लाख आपके डिवेंचर है। तो सिंपल एंट्री से बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 25 लाख इंटू 4 वो गया डिवेंचर में, अलॉटमेंट ड्यू करी 25 लाख इंटू 5, 1 रुपए का डिस्काउंट और इशू में आया, 2 आपका 12% डिवेंचर, और बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट आपके पास रिसीव हो गए 5 रुपीज। बस आपके पास यही एंट्रीज है यहाँ पे और कुछ ही नहीं। रिडम्पशन पार पे थी तो लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन आया ही नहीं, वो भी होता तो वो भी एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता हमारी एंट्रीज में, बस ठीक है ना। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, ये तो बेटा राइट शॉर्ट नोट को लेके फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस कौन कौन से होते बेटा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, उसको एक्सप्लेन करना होता है यहाँ पे। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब जो पार्टी है, जो ड्रॉई है बेसिकली, वो समय से पहले ही पैसे देने आ गया तो हम उसको थोड़ा रिबेट दे रहे, डिस्काउंट दे रहे उतने दिनों का, P इंटू आर इंटू टी करके निकाल लेते, और वो हमारे लिए एक तरीके से खर्चा होगा, उसके लिए इनकम होगी, सेविंग होगी, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट को समझाना है। नोटिंग चार्जेस आपके पास अगेन है कि जब बिल डिसऑनर होता है तो हम नोटिंग करवाते हैं फ्रॉम द नोटरी पब्लिक, जिसमें हम लिखवाते हैं जो फैक्ट ऑफ द डिसऑनर एंड कॉजेज ऑफ डिसऑनर, ताकि हम कल को उसे लीगली लाइबल ले सके अपने पास। तो वो नोटरी पब्लिक को पैसे दिए जाते किसके द्वारा, जिसके गलती की वजह से बेसिकली आपके पास जो है रिकवरेबल तो ड्रॉई से है, एक्सेप्टर से, पर उस समय कौन देता है, जिसके पास वो बिल पड़ा होता है, द होल्डर ऑफ द बिल। और ओवरराइडिंग कमीशन क्या होती है, जो एक्स्ट्रा कमीशन दी जा रही है कंसाइनी को, कंसाइनमेंट चैप्टर में आता है कि जहां पर हम क्या बोलते हैं अपने पास बेटा कि एक्स्ट्रा कमीशन दी जा रही है, अगर वो एक प्राइस से ज्यादा में दे रहा है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव के रूप में दी जा रही है। सो ये वाले सारे अगर मैं आंसर्स आपके पास है सारे गिवन है, इनमें ऐसा थ्योरी पूरी वो दी हुई है उन्होंने, फंडामेंटल अकाउंटिंग समझे जैसे मैंने कहा 3 थी वो मेंशन है पूरी, और इनको डिस्क्लोज तब करना होता है बेसिकली जब इनको फॉलो नहीं किया जाता। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का समझाया हुआ है, वो इजिली आप 1 टाइम गो थ्रू कर सकते हो रीडिंग। एग्जाम में अगर ऐसा आता है जैसे रिटायरमेंट, तो आप एग्जाम्पल भी शॉर्ट सा बना के दिखा दो ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कॉन्सेप्ट। नोटिंग चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है और ओवरराइडिंग कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, तो वो थ्योरी है, यू कैन जस्ट रीड इट अगेन बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमने सारे के सारे आरटीपी को अपने पास बेटा डिस्कस कर लिया इन डिटेल अगर मैं बोलूँ, ठीक है। क्वेश्चन को जैसे मैंने कहा सॉल्व नहीं करा करके, बट हमने उनके पॉइंट्स को समझा, जिससे कि आपको एक बार के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। एंड एग्जाम के समय आप इसे अगर एक बार देख के चले जाते हो, अपने इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन के, आपका एक बार के लिए रिवाइज हो जाते हैं सारे के सारे चैप्टर्स। वैसे तो अलग से जो रिविजन वीडियो वगैरह है बच्चों के रिविजन के लिए, वो अलग से यूट्यूब पे डलवाई भी है, बट ये वाला जो आपके पास है, ये वाले से आपका आरटीपी में 2021 आपका प्रॉपर तरीके से आपके पास जो है वो रिवाइज हो जाता है बेटा। तो इसके साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं स्टूडेंट। होपफुली आपको ये आरटीपी आपका अच्छे से गो थ्रू हो गया होगा स्टूडेंट्स। टेक केयर एंड बाय बाय।